गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो स्टार्ट करते हैं ऑन वी आर 1 o'clock। सो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। लास्ट टाइम जो रिक्वायरमेंट के टॉपिक्स हम लोग डिस्कस कर रहे थे वो ही कंटिन्यू करेंगे। सो लास्ट टाइम लेक्चर में ही हम लोगों ने ये जो रिक्वायरमेंट प्रॉब्लम्स है ये सारे टॉपिक देख लिए थे। एंड टुडे वी सपोज टू स्टार्ट विथ सिस्टम रिक्वायरमेंट। सो यहाँ पे अगर आप देखें वी हैव अ सिस्टम रिक्वायरमेंट वाला पार्ट। सो सिस्टम रिक्वायरमेंट अगर आप देखेंगे यहाँ पे आपको फर्स्ट सबसे पहले क्या बोला है, अ डिटेल्ड स्पेसिफिकेशन ऑफ सिस्टम फंक्शंस सर्विसेज और कंडीशंस। कंस्ट्रेंट मतलब कंडीशन रहेंगे। सो इन शॉर्ट हम लोग यहाँ पे वही बता रहे हैं कि यूज़र रिक्वायरमेंट को छोड़ के हम लोग यहाँ पे बताएंगे कि आपका सिस्टम कौन से फंक्शन करने वाला है। जैसे कि हम लोग डेटाबेस स्टोर करने वाले हैं। उसके बाद में हम लोग फेस रिकग्निशन सिस्टम ऐड करेंगे जिससे जो यूज़र्स रहेंगे उनको हम लोग लॉगिन प्रोवाइड करेंगे, लॉगिन एक्सेस प्रोवाइड करेंगे, राइट। देन उसके साथ में सपोज जो फंक्शंस की बात कर रहे हैं, सो मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे आप अपना अटेंडेंस चेक कर पाएंगे, दैट इज़ द सर्विस। और कंडीशंस अलग अलग स्टूडेंट स्पेसिफिक कंडीशन रखे रहेंगे कि अगर SY का स्टूडेंट वो कंस्ट्रेंट कि वो सिर्फ SY स्पेसिफिक जो नोट्स है, लेक्चर्स है या मटेरियल अवेलेबल है या जो बाकी के सर्टन जो सर्विसेज रहेंगे वो जो स्टैंडर्ड में या ईयर में है वही ईयर के चीज़ें वो एक्सेस कर पाएगा। कंस्ट्रेंट्स या कंडीशन हो सकते हैं हम लोग के। अब यहाँ पे क्या बोला है कि ये जो रिक्वायरमेंट्स, सिस्टम रिक्वायरमेंट्स के ऊपर भी जो हम लोग फोकस करते हैं उसका मेन पर्पस या उसका मेन इंटेंशन जो रहता है वो रहता है कि आपके प्रॉपर डिज़ाइंस बन पाए सिस्टम के लिए। डिज़ाइंस जितने करेक्ट रहेंगे, लाइक डेटाबेस डिज़ाइन, यूज केस डायग्राम, क्लास, ये डिज़ाइंस आपके जितने करेक्ट रहेंगे उतना आपका डेवलपमेंट करेक्ट होगा। अगर आपके डिज़ाइंस अगर इनकरेक्ट जा रहे हैं कहीं पे तो उसके बेस के ऊपर आपका डेवलपमेंट रॉन्ग जाएगा। अब देखो डेटा फ्लो डायग्राम एंड एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम, ये दो डायग्राम्स जो है ये आपको हेल्प करेंगे टू डिज़ाइन योर डेटाबेस। डेटाबेस डिज़ाइन का मतलब है कि आपके डेटाबेस में 4, 5, 10 टेबल रहेंगे सपोज, और उसके बाद में वो जो टेबल्स रहेंगे वो दूसरे टेबल्स के साथ में सपोज प्राइमरी की फॉरेन की रिलेशन में आएंगे। तो कौन से टेबल किसके साथ में प्राइमरी की फॉरेन की रिलेशन बनाएगा, टोटल कितने टेबल्स रहेंगे। हम लोग साइन अप फॉर्म अगर भरा रहे हैं यूज़र के पास में तो उसका डिटेल कौन से टेबल में स्टोर होगा। साइन अप के बाद में जब अगर हम लोग लॉगिन करेंगे सो वो टाइम पे लॉगिन कहाँ से हम लोग फैच करेंगे। तो आपके पास DFD डायग्राम जितने क्लियर रहेंगे उतना आपका डेटाबेस जो है वो प्रॉपर बनेगा। अगर DFD एंड डेटाबेस करेक्ट नहीं है तो आपका डेटाबेस रॉन्ग जाएगा। डेटाबेस रॉन्ग जाने का मतलब है कि आपके बहुत सारे फंक्शंस जो है वो प्रॉपरली काम नहीं कर पाएंगे, ना ही वो प्रॉपरली रिजल्ट जनरेट कर पाएंगे। तो इसके लिए आपको यहाँ पे मेन इंटेंशन क्या रहता है, प्रॉपर सिस्टम रिक्वायरमेंट आइडेंटिफाई करना, उसको प्रॉपरली नोट कर लेना। उसका मेन रीज़न यही रहता है कि आपके बन पाए, ठीक है। और उसके बाद आप अगर देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे आप कि नेचुरल लैंग्वेज इज ऑफन यूज टू राइट सिस्टम रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन एज वेल एज यूजर रिक्वायरमेंट, ठीक है। हम लोग नॉर्मली ये होता है, लेकिन जब आप डॉक्यूमेंट्स बनाएंगे वो टाइम पे स्टैंडर्ड लैंग्वेज ही यूज़ करेंगे, और वो स्टैंडर्ड लैंग्वेज में आपने जो रिक्वायरमेंट मेंशन किए उसको हम लोग वापस यूज़र के पास वेरीफाई भी कराएंगे, ठीक है। रिक्वायरमेंट एंड डिज़ाइंस ये दोनों इनसेपरेबल है। अगर रिक्वायरमेंट करेक्ट होंगे तो डिज़ाइन करेक्ट बनेगा। अगर डिज़ाइन रॉन्ग जा रहा है मतलब आपने रिक्वायरमेंट प्रॉपर फॉलो नहीं किया है। सो दोनों इंडिविजुअली नहीं हो सकते, दोनों को आपको साथ में ही। अगर आपके रिक्वायरमेंट जितने करेक्ट रहेंगे डिज़ाइन उतना ही करेक्ट रहेगा। रिक्वायरमेंट में मिस्टेक है तो डिज़ाइन में मिस्टेक आएगा। गेटिंग, ये दोनों साथ में है, आप दोनों को अलग नहीं कर सकते। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि ठीक है मैं थोड़ा डिज़ाइन बना लेता हूँ तब तक आप थोड़ा रिक्वायरमेंट गैदर कर लो, ऐसे नहीं हो पाएगा।
बिकॉज आपके जो रिक्वायरमेंट्स जब तक प्रॉपर कलेक्ट नहीं होंगे तब तक डिजाइनिंग नहीं होगा, सिंपल है। सो इन प्रिंसिपल रिक्वायरमेंट शुड स्टेट व्हाट सिस्टम शुड डू, बराबर है। रिक्वायरमेंट में हम लोग क्या बताएंगे कि आपको जो सॉफ्टवेयर बनाना है वो क्या क्या काम कर पाएगा, ये आप बताओ रिक्वायरमेंट में। एंड आपने जो भी काम या जो भी फंक्शंस बोले कि आपको सिस्टम को करने आना चाहिए, जैसे वीडियो कॉलिंग, वॉइस कॉलिंग, चैटिंग, प्रोफाइल बनाना, स्टेटस अपडेट करना, ये सारे फंक्शंस आपको करने हैं, या यू वांट योर सिस्टम शुड परफॉर्म सच फंक्शन। लेकिन ये फंक्शन वो टेक्निकली कर कैसे पाएगा, उसके लिए डेटाबेस में कौन से टेबल जाएंगे, आप बाकी के जो आप प्रोग्रामिंग करेंगे उसमें क्या क्या चीज़ें रहेंगे, कौन से क्लास बनेंगे, कितने फंक्शंस आएंगे उसमें, ये सारी चीज़ें जो है वो हम लोग डिज़ाइनिंग के थ्रू मेंशन करेंगे। सो आपका जो रिक्वायरमेंट पार्ट है वो क्या बताएगा, क्या क्या फंक्शन आपका सॉफ्टवेयर या सिस्टम परफॉर्म करेगा, और डिज़ाइनिंग क्या बताएगा कैसे वो परफॉर्म करेगा वो सब कुछ। गेटिंग, ये 2 पॉइंट्स आपको काम के, बाकी के तो ऊपर और ये सेम ही है। नाउ प्रॉब्लम्स विथ नेचुरल लैंग्वेज, वी ऑलरेडी नो, जब अगर मैं नेचुरल लैंग्वेज यूज कर रहा हूँ, नेचुरल लैंग्वेज मतलब जो हम लोग यूज करें, दिस इज नेचुरल लैंग्वेज, ने डिस्कस किया था। तो अगर ये नेचुरल लैंग्वेज यूज करके अगर मैं अगर गैदर करता हूँ तो उसके प्रॉब्लम क्या रहेंगे, सबसे पहले तो एम्बिग्विटी आ सकता है, एम्बिग्विटी है कंफ्यूजन रहेगा, बिकॉज नेचुरल लैंग्वेज में एक ही सेम वर्ड हम लोग मल्टीपल कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको कल भी एग्जांपल दिया था, राइट, कि अगर मैं बोल रहा हूँ कि ओके कल हम लोग ये लेक्चर कंडक्ट करेंगे, या कल मैंने ये लेक्चर कंडक्ट किया था, तो देखो अभी पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस दोनों में हम लोगों ने कल वर्ड ही यूज किया है जब हम लोग ये नेचुरल लैंग्वेज यूज कर रहे हैं। इट मीन्स कि एज पर आर कंफर्ट, एज पर आर रिक्वायरमेंट हम लोग कहीं कहीं सेम वर्ड्स यूज करते हैं, तो उससे कहीं ना कहीं जब हम लोग नॉर्मली बात कर रहे हैं तो उसमें हम लोग को समझ में आता है, या उसमें भी कभी कभी कंफ्यूजन आता है। तो आप देखो कि जब अगर रिक्वायरमेंट के लिए अगर मैं नेचुरल लैंग्वेज यूज करूंगा तो उसमें कंफ्यूजन होगा ही, बिकॉज हर अलग वे में इंटरप्रेट कर पाएगा। गेटिंग, सो इंटरप्रिटेशन जैसे अलग होंगे वैसे आप प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे। देन नेचुरल लैंग्वेज जो है वो कुछ ज़्यादा ही फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, मतलब एक ही चीज़ आप 10 वे में बोल सकते हैं। जैसे मैं अगर बोल रहा हूँ कि ओके यस्टरडे वी आर डन विद दिस टॉपिक, कल हम लोगों ने ये टॉपिक किया था, वी मस्ट हैव डन दिस स्पेसिफिक पार्ट ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग यस्टरडे। सो कोई एक चीज़ मैं अलग अलग वे में फ्रेम करके आपको बता सकता हूँ, मतलब सबका सेम ही रहा। यहाँ पे ओवर फ्लेक्सिबिलिटी है, मतलब ऐसा नहीं है कि एक कोई स्पेसिफिक चीज़ कोई एक ही पर्पस के लिए यूज़ होता है। जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है जो बहुत स्ट्रिक्टली आपको बोलता है कि ओके आपको अगर कैलकुलेशन करना है तो जो लिमिटेड मैथ फंक्शंस दिए हैं वही यूज़ होंगे, आप अपने खुद के अलग से कुछ दूसरे मैथ फंक्शन कॉल करेंगे, वैसा नहीं होता है। फ्लेक्सिबिलिटी बहुत लिमिट होता है, वहाँ पे लिमिटेड होता है। इसका मतलब है एक स्पेसिफिक टाइप के अगर ऑपरेशन करना है तो आपके पास एक लिमिटेड ऑप्शंस है, लिमिटेड चॉइस है, फॉलो करके अपने ऑपरेशंस जो है वो कंप्लीट करना पड़ेगा। देन नेचुरल लैंग्वेज में आपको अपने सॉफ्टवेयर में कितने मॉड्यूल डिवीजन करना है ये भी आपको यहाँ पे एग्जैक्टली पता नहीं चल पाएगा। सो वो भी यहाँ पे एक बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक चीज़ है, लैक ऑफ मॉड्यूलराइजेशन। मॉड्यूल डिवीजन मैंने आपको बहुत स्टार्टिंग में बताया था, मॉड्यूल डिवीजन कैसे वर्कआउट होता है, क्या होता है। अब ये जो टेबल है ये आपको ऑफ कोर्स एमसीक्यू में काम आएगा, या फिर 1 मार्क डेफिनेशंस जहाँ पे हम लोग कभी कभी पूछते हैं उसमें काम में आएगा। सो रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन क्या बोला है, दे कैन बी यूज्ड एज एन ऑल्टरनेटिव टू नेचुरल लैंग्वेज स्पेसिफिकेशन। स्ट्रक्चरल नेचुरल लैंग्वेज या स्ट्रक्चर्ड नेचुरल लैंग्वेज, दिस अप्रोच डिपेंड्स ऑन डिफाइनिंग अ स्टैंडर्ड फॉर्म और टेम्पलेट्स। ये देखो टेम्पलेट्स का मतलब एक रेडी डिज़ाइन हम लोगों ने बताया, एक एग्जाम्पल हम लोगों ने बताया कि जहाँ पे हम लोग अपने रिक्वायरमेंट्स को कैसे टर्म्स कौन से स्पेसिफिक वर्ड्स यूज करके रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये जो टेम्पलेट्स हम लोगों ने बनाया ये टेम्पलेट्स पैटर्न ही आप यूज करेंगे अपने नए प्रोजेक्ट के रिक्वायरमेंट्स जनरेट करने के लिए, डिफाइन करने के लिए भी ना। डिज़ाइन डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज, अब यहाँ पे क्या बोला है, दिस टाइप ऑफ लैंग्वेज जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है बट मोर एब्स्ट्रैक्ट फीचर टू स्पेसिफाई द रिक्वायरमेंट्स बाय डिफाइनिंग एन ऑपरेशनल मॉडल। मतलब आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के जो प्रैक्टिकल्स यूज करने प्रैक्टिकल्स में
डायग्राम बनाने के लिए जो पैटर्न यूज करते हो वो ये डिजाइन डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज हो गया, बराबर है। जो सॉफ्टवेयर यूज करके, जो कमांड्स यूज करके हम लोग एक डायग्राम बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड एज डिजाइन डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज। देन ग्राफिकल नोटेशन, ऑफ कोर्स ये तो हम लोग को सबको पता है ग्राफिकल नोटेशंस क्या रहते हैं। अलग अलग नोटेशंस हम लोग यूज करते हैं अलग अलग रिक्वायरमेंट्स के लिए, बराबर है। जैसे लेट्स टेक वन एग्जांपल। अगर मैं बोल रहा हूँ कि हम लोगों ने पावर बटन दिया हुआ है, तो पावर बटन का मतलब वहां से या तो चालू होगा या बंद होगा। देन कॉल रिसीव का ऑप्शन दिया है, इसका मतलब क्या है वो समझ में आता है। जैसे यहाँ पे देखो, आपको ये प्रिंटर का आइकन दिया हुआ है, यहाँ पे प्रिंट लिखा हुआ नहीं है, प्रिंटर का आइकन है, इसका मतलब क्या है, ये ग्राफिकल नोटेशन है। यहाँ पे ये आपको क्लाउड और अप एरो दिया है, मतलब क्या है, क्लाउड पे अपलोड करना है। यहाँ पे ये फ्लॉपी का ऑप्शन दिया है, इसका मतलब क्या है, सेव करना है। ये स्टार का मतलब क्या है, हाईलाइट करो, स्टार करो, ये फाइल को स्टार मार्क करो, जिससे नेक्स्ट टाइम आप इसको इजीली ढूंढ पाओ। सो ये सारी चीज़ें, यहाँ पे हैंड शेप दिया है आपको, यहाँ पे प्लस माइनस दिया। अब ये प्लस माइनस से मुझे क्या समझ में आता है, जूम इन जूम आउट। ये एक चैट का ऑप्शन दिया है, मतलब मैं कमेंट ऐड कर सकता हूँ अपने डॉक्यूमेंट में। यहाँ पे ये देखो, ये पेन का एक आइकन दिया हुआ है, मतलब मैं साइन कर सकता हूँ वो डॉक्यूमेंट पे। गेटिंग? सो ये सारी चीज़ें जो है ना, दिस इज द ग्राफिकल नोटेशंस। सो ऐसे ही कोई ग्राफिकल नोटेशंस जो है वो हम लोग अपने जो यूज केस डायग्राम बनाते हैं ना, उसमें भी यूज करते हैं। अलग अलग नोटेशंस अलग अलग चीज़ों को रिप्रेजेंट करने के लिए। जैसे हम लोग फ्लो चार्ट में भी अलग अलग ग्राफिकल नोटेशंस यूज करते हैं, डायमंड शेप यूज करते हैं कंडीशन बताने के लिए, सिंपल रेक्टेंगल यूज करते हैं कोई एक स्टेटमेंट वहां पे प्रूव करने के लिए, बराबर है। वैसे अलग अलग नोटेशंस हम लोग यूज करते हैं। देन मैथमेटिकल स्पेसिफिकेशंस रहेंगे। सो यहाँ पे क्या बोला है, द नोटेशन बेस्ड ऑन मैथमेटिकल कंसेप्ट सच एज फाइनाइट स्टेट रहेंगे सपोज कहीं पे, बराबर है, या फिर मशीन्स या उसके अलग सेट्स बनेंगे। सो यहाँ पे क्या है, अनएम्बिग्यूअस स्पेसिफिकेशंस जो रहेंगे। यहाँ पे आपको क्या बोला है, दिस अनएम्बिग्यूअस स्पेसिफिकेशन रिड्यूस द आर्ग्यूमेंट्स बिटवीन कस्टमर एंड कॉन्ट्रैक्टर अबाउट द सिस्टम फंक्शनैलिटी, बिकॉज हर एक चीज हम लोग मैथमेटिकली मेंशन कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन हर किसी को ये मैथमेटिकल वे में लिखा हुआ चीजें जो है वो समझ में नहीं आता है। सो इसके लिए सिंपल लोगों को समझाने, मतलब नॉर्मल जो टेक्निकल पर्सन्स नहीं है उनको समझाने के लिए हम लोग ऐसे मैथमेटिकल नोटेशंस या मैथमेटिकल स्पेसिफिकेशंस यूज नहीं करते हैं। लेकिन टेक्निकली जब अगर हम लोगों को किसी के साथ डील करना है, वो टाइम पे हम लोग ये सेम पैटर्न यूज कर सकते हैं। देन स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज स्पेसिफिकेशन। यहाँ पे आपको क्या बोला है, फ्रीडम ऑफ रिक्वायरमेंट राइटर इज लिमिटेड बाय प्री डिफाइंड टेम्पलेट्स फॉर रिक्वायरमेंट। आपको प्री डिफाइंड एक पैटर्न दिया हुआ है कि आप रिक्वायरमेंट कैसे गैदर कर सकते हैं, और वो जो प्री डिफाइंड टेम्पलेट्स आपको मिलेंगे ना, उसी को फॉलो करके आप वही पैटर्न में, वही सेम वे में आप बाकी के प्रोजेक्ट के भी रिक्वायरमेंट्स गैदर करेंगे। देन ऑल रिक्वायरमेंट्स आर रिटन इन अ स्टैंडर्ड वे, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज का मतलब ही होता है एक स्टैंडर्ड वे में ही आपको रिक्वायरमेंट लिखना है। अगर मुझे लॉगिन साइन अप देना है, सो मैं वहाँ पे लॉगिन या साइन अप ही लिखूंगा, मैं वहाँ पे साइन इन या ऐसा कोई वर्ड यूज नहीं करूंगा। जो एक स्पेसिफिक वर्ड हम लोग यूज करते हैं वही यूज करेंगे। यूजर प्रोफाइल अगर बताना है तो मैं वहाँ पे यूजर प्रोफाइल ही लिखूंगा, उसको छोड़ के मैं कोई सिंपल इंग्लिश के वर्ड्स नहीं लिखूंगा जिससे हम लोग आगे किसी को कंफ्यूजन हो। सो ये हम लोग यहाँ पे बता रहे हैं कि एक स्टैंडर्ड वे में ही हम लोग चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं, और वैसे ही कोई टर्मिनोलॉजीज यूज करते हैं। आपने प्रैक्टिकल में देखा रहेगा अलग अलग वेज ग्राफिकली कुछ चीज़ों को हम लोग रिप्रेजेंट करने के लिए अलग अलग जो ग्राफिकल नोटेशंस यूज करते हैं, दैट इज द स्टैंडर्ड लैंग्वेज। नेक्स्ट क्या है, फॉर्म बेस्ड अप्रोच। सबसे सिंपल है फॉर्म बेस्ड अप्रोच। क्या है, अभी मैंने यहाँ पे आपको क्या बोला है, वन और मोर स्टैंडर्ड फॉर्म्स और टेम्पलेट्स आर डिजाइन टू एक्सप्रेस द रिक्वायरमेंट। एक डमी वेबसाइट बना दिया। जैसे आप देखो कि यहाँ पे लेट्स सपोज मैं एक वेबसाइट बनाना है सपोज आपको, तो अब मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है कि वो वेबसाइट बनेगा कैसे, ठीक है। तो मैंने क्या किया, रेडी वेबसाइट्स जहाँ से प्रोवाइड होते हैं ना, वैसे लाइक मैं यहाँ पे गया, ठीक है, wix.com पे गया मैं। सो जैसे ही यहाँ पे जाऊंगा तो आपको यहाँ पे बता रहा है कि ओके सपोज मुझे
यहाँ पे बिजनेस के लिए या ऐसा कोई भी आपको वेबसाइट ढूंढना है। सो मैं यहाँ पे गेटिंग स्टार्टेड पूछ रहा है, ओके। यहाँ पे सपोज मैं यहाँ पे बिजनेस पे गया, ऑनलाइन स्टोर है, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स है, कौन से आपको दिए हुए देखो, ड्रॉप शिपिंग, ऑनलाइन स्टोर, ओके, ऐसा कुछ वेबसाइट चाहिए मुझे। सो मैं यहाँ पे आके मैंने देखा कि ओके ऐसे कोई वेबसाइट्स अगर बनाने हैं तो आप क्या क्या करेंगे। यहाँ पे आपको क्या बोला है, क्रिएट एन ऑनलाइन स्टोर, रन एंड ग्रोथ योर ई कॉमर्स बिजनेस। सो अब यहाँ पे मैं क्या बता रहा हूँ, मैं कोई वेबसाइट बना नहीं रहा हूँ, लेकिन मेरे पास यहाँ पे रेडी टेम्पलेट अवेलेबल है, एक रेडी डिज़ाइन अवेलेबल है। अब मैं क्या करूँगा, मैं जो मेरा क्लाइंट है ना उसको ऐसे कोई डिज़ाइंस बता दूंगा, या फिर मैं सपोज मैं जाता हूँ वर्डप्रेस पे, तो वर्डप्रेस पे मैं यहाँ पे गया। अब यहाँ पे मैं उसको एक आधा साइट बता दूंगा कि ओके आपको जो साइट चाहिए तो वो कैसा बन सकता है, बराबर है। सो यहाँ पे आपको अलग अलग प्रोडक्ट्स दिए हुए हैं, लाइक वेबसाइट्स चाहिए आपको, ई कॉमर्स साइट्स चाहिए, डोमेन्स चाहिए, वो भी यहाँ से अवेलेबल रहेंगे। सो सपोज मुझे वेबसाइट्स रिक्वायर्ड है, सो मैं यहाँ वेबसाइट्स पे जाऊँगा। देन आपको यहाँ पे क्या बता रहा है, कौन से टाइप का वेबसाइट्स रिक्वायर्ड है, तो मैं यहाँ पे सर्च कर रहा हूँ, सपोज रजिस्टर अ न्यू डोमेन, वो आपको बताया, स्टार्ट योर वेबसाइट वो यहाँ पे दिया है आपको। सो यहाँ पे वो आपको साइन इन प्रोवाइड करेगा, जैसे ही मैं साइन इन करूँगा मुझे वो बताएगा कि ओके कौन से टाइप का वेबसाइट मुझे रिक्वायर्ड है, उसके अलग अलग टेम्पलेट्स बताएगा वो मुझे, राइट। सो वैसे ही कोई चीज़ें जो है मैं यहाँ पे रेडीली बता सकता हूँ। तो यहाँ पे आपको क्या बोला है, फॉर्म बेस्ड अप्रोच में ऐसे हम लोग रेडी फॉर्म्स जो है ना वो बना के बता देंगे। अब मेरे पास रेडी फॉर्म्स अवेलेबल नहीं है, मेरे पास आइडिया नहीं है, सो वो टाइम पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे विक्स पे जाऊँगा। यहाँ पे देखो आपके पास क्या है, अपडेट रिलीज, एक सेकेंड, क्रिएशन में वेबसाइट्स एसेंशियल है, वेबसाइट डिज़ाइंस या वेबसाइट टेम्पलेट्स। सो देखो यहाँ पे बहुत सारे आपके पास वेबसाइट टेम्पलेट्स है, बराबर है। तो अब कोई एक लैंडिंग पेज बना के रखना है कि यहाँ पे ओके बहुत जल्दी से यहाँ पे दूसरा वेबसाइट आने वाला है, तो कमिंग सून टाइप का मैं एक वेब पेज यहाँ पे डाल सकता हूँ। देन नेक्स्ट आपको यहाँ पे देखो कोई एक एनकरेज करने वाला कोई एक वेबसाइट बताना है, वो है कोई एक मोटिवेशनल स्पीकर के लिए बनाना है, तो उसके लिए ऐसा कुछ बनाएंगे हम लोग। डिजिटल मार्केटिंग करना है, देखो ये लैंडिंग पेज है डिजिटल मार्केटिंग का, कार्स के लिए बनाना है, सो वो ऐसा कुछ हो सकता है। कोई एक फ्लोरिंग सर्विस प्रोवाइड करना है, फूड फोटोग्राफर है उसके लिए चाहिए, कोई एक मॉडलिंग एजेंसी है या कोई अपना पोर्टफोलियो बनाने की ट्राई कर रहा है उसके लिए ऐसा कुछ रहेगा। तो यहाँ से मैं, अगर मेरे पास प्रॉपर फॉर्म्स नहीं है तो यहाँ से मैं एक दो फॉर्म्स का टेम्पलेट या डिज़ाइन ले सकता हूँ, और उसके हिसाब से मैं फिर आगे यूज़र के साथ डील करूँगा कि ओके देखो ऐसा कुछ आपका वेबसाइट दिखेगा, सेम नहीं दिखेगा, दिस इज़ जस्ट एग्जाम्पल, मैं ऐसा बताऊँगा उसको, ठीक है। जैसे कोई एक वेबसाइट, कोई एक पर्सन है जिसको अपना खुद का एक ऐसा साइंटिफिक वेबसाइट, या ये देखो ये कंस्ट्रक्शन कंपनी है, तो कंस्ट्रक्शन कंपनी जो है उसको ऐसा अपना कोई एक वेबसाइट रिक्वायर्ड है। तो अब मैं क्या करूँगा, ये सेम मैं अगर क्लाइंट को नहीं बता रहा हूँ तो सपोज मैं HTML में इसको ड्रॉ कर लूँगा, है ना। अब देखो यहाँ पे आपको ये दिख रहा है, ये मूविंग इफेक्ट दिया हुआ है। मूविंग इफेक्ट मतलब ऐसा लग रहा है ना कि ये एक वीडियो चल रहा है बैकग्राउंड में, ये कोई वीडियो नहीं है, बराबर है। ये सिंपल सा जिफ इमेज है। सो आई कैन से कि एक जिफ इमेज है जो एक कंटिन्यूस एक लूप में चल रहा है, एक बड़ा सा जिफ इमेज बनाया हम लोगों ने। सो ये हम लोग बैकग्राउंड में वेब पेज पे, सिंपल HTML वेब पेज पे ऐसा जिफ इमेज हम लोग डाल सकते हैं, या फिर एक छोटा सा वीडियो, बट वीडियो जो है वो लोड होने में टाइम लगेगा। आपको दिख रहा है ये सेम जिफ इमेज लूप में चल रहा है, और वो इतना प्रॉपरली हम लोगों ने सेट किया कि एग्जैक्टली हम लोग को पता नहीं चल रहा है कि वो कहाँ से कभी स्टार्ट हुआ कभी एंड हुआ। यहाँ से ये साइड को मैं एडिट कर सकता हूँ, ये सब कुछ दिया हुआ है। अब इसका अगर कोड चाहिए, सिंपल सा फॉर्म बताना है, मैं आपको बता रहा हूँ कि आप अगर कोई क्लाइंट के पास जाते हो, आपको अगर उसको डिज़ाइन बताना है तो कैसे करेंगे। सो यहाँ पे मैं कहाँ पे जाऊँगा, इंस्पेक्ट पे जाऊँगा, ये देखो ये पूरा कोड उसका ओपन हो गया, है ना। अब ये पूरा जो कोड मेरे पास अवेलेबल है, तो इसमें से जितना चीज़ें मुझे चाहिए मैं यहाँ से रीयूज़ कर लूँगा, तो सब कुछ चीज़ मुझे खुद से कोड करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे मैं जैसे जैसे अलग अलग चीज़ें सिलेक्ट करूँगा, मुझे यहाँ पे बताते जाएगा कि कौन से डिव टैग किसके लिए बनाए हुए हैं। ये उसका CSS आ गया देखो, ठीक है। सो ये वे में हम लोग चीज़ों को डेवलप करेंगे। मतलब हर एक चीज़ याद रखो, जब हम लोग डेवलपमेंट अगर करते हैं
या फिर जैसे यहाँ पे रिक्वायरमेंट गैदरिंग की बात की है, फॉर्म बेस्ड अप्रोच में बोला है कि हम लोग ऐसे स्टैंडर्ड फॉर्म्स या टेम्पलेट्स डिजाइन करेंगे जिससे आप रिक्वायरमेंट्स को इजीली बता सकें। जैसे यहाँ पे हम लोगों ने रिक्वायरमेंट को बहुत इजीली बताया। कैसे बताया यहाँ पे हम लोगों ने, मैं यहाँ पे क्या बता रहा हूँ कि आपका एक जो वेबसाइट बनेगा उसके ऊपर मैं सपोज उसको एक सिंपल सा HTML फॉर्म बना रहा हूँ और वहाँ पे बता रहा हूँ कि ओके एक सर्विस टैब होगा आपके पास। सर्विस टैब में हम लोग ऐसे बताएंगे कि ओके आपका ये टाइप के सर्विसेज चल रहे हैं, उसके बारे में यहाँ पे इंफॉर्मेशन हम लोग बताएंगे। एक अबाउट अस पेज होगा आपका जहाँ पे ऐसा कुछ आपका इंफॉर्मेशन बताएंगे। उसके बाद में आपने कितने प्रोजेक्ट्स अब तक किए, कब से आपका कंपनी स्टार्ट हुआ है, कभी आपके कंप्लीट होने वाले कौन से प्रोजेक्ट, कितने अवार्ड विन हुए, ये सब कुछ वन बाय वन हम लोग बताएंगे। कौन से प्रोजेक्ट्स आपने कर लिए ये बताएंगे। सो ये क्या है, हम लोग एक सिंपल सा HTML CSS यूज करके एक सिंपल सा ऐसा फॉर्म बना के उनको बता देंगे, जिससे उनको पता चलेगा कि ओके फाइनली उनका जो प्रोजेक्ट अगर बनेगा तो वो कैसा बनेगा। तो इसके लिए फॉर्म बेस्ड अप्रोच जो होता है ना वो बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत काम का होता है। सो यहाँ पे वही दिया है, देखो फॉर्म बेस्ड अप्रोच आर डिजाइन टू एक्सप्रेस द रिक्वायरमेंट्स। तो आप देखो कि मैंने पेपर पे लिखा है, स्टैंडर्ड वे में लिखा है, नेचुरल वे में लिखा है, फिर भी वो पढ़ने में तकलीफ होता है। पढ़ने में हर किसी को कंटाला आता है, हर कोई उतना पढ़ पढ़ के समझेगा, याद रखेगा वो पता नहीं है हम लोगों को। बट एज वी ऑल नो स्पीकर पिक्चर स्पीक्स मोर, लाइक अगर 1000 वर्ड्स भी है सो वन पिक्चर कैन इजीली एक्सप्रेस 1000 वर्ड्स। तो यहाँ पे मुझे जो भी कुछ बताना है वो मैं ये एक पिक्चर या ये जो एक फॉर्म है ये बना के बता सकता हूँ। तो मुझे जो मैंने 50 रिक्वायरमेंट जो लिखे ना उसके जगह पे मैं यहाँ पे एक ही ऐसा छोटा सा 4-5 पेज 10 HTML CSS वाले पेजेस कंबाइन करके आपको बता दिया कि ओके दिस आर योर रिक्वायरमेंट जो मैंने समझा। अब आप बताओ कि कुछ मिसिंग है तो गेटिंग। सो इससे क्या होगा, डिस्क्रिप्शन ऑफ फंक्शंस और एंटिटीज जो भी आएंगे वो क्लियरली पता चल जाएगा। इनपुट क्या आएगा, बराबर है, एंड कहाँ से आएगा वो हम लोगों ने बता दिया। आउटपुट कहाँ पे डिस्प्ले होगा वो हम लोगों ने बता दिया। लाइक अगर यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि हम लोग यहाँ पे कोई एक प्रोजेक्ट्स की बात कर रहे हैं, बराबर है। सो अभी यहाँ पे आपको देखो क्या बोला है, कॉन्टेक्ट। सो अब मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे आपका कॉन्टेक्ट जब अगर हम लोग करेंगे तो मैं यहाँ पे उसके पास से एक इन्फॉर्मेशन ले रहा हूँ, दिस इज इनपुट। अब इसका आउटपुट कहाँ पे मिलेगा, मैं उसको बताऊंगा कि आपको अलग से ईमेल आ जाएगा या यही सेम वेबसाइट का जो एडमिन पैनल रहेगा आप वहाँ पे वेरीफाई कर लो, आपको वहाँ पे आउटपुट मिल जाएगा जो जो लोगों ने यहाँ पे इनपुट प्रोवाइड किया या इंक्वायरी प्रोवाइड किया हुआ है वो लोगों का। देन इंडिकेट व्हाट अदर एंटिटीज आर रिक्वायर्ड, डिस्क्रिप्शन ऑफ एक्शन टू बी टेकन, वही है, बराबर है। प्री एंड पोस्ट कंडीशंस क्या रहेंगे अगर आपका प्रोजेक्ट कोई कंप्लीट नहीं हुआ है और कंप्लीट हुआ है। तो जैसे मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे जो प्रोजेक्ट्स है सो हम लोग प्रोजेक्ट्स को दो वे में इंडिकेट करेंगे, वन वेयर वन द प्रोजेक्ट्स विच आर ऑलरेडी डन एंड वन जो प्रोजेक्ट ऑलरेडी हम लोग के चल रहे हैं, ऐसा हम लोग कुछ बता सकते हैं ना। सो यहाँ पे देखो आपको यहाँ पे वैसे ही कुछ वे में बता रहा है ना, प्रोजेक्ट कंप्लीटेड, कॉन्ट्रैक्टर अपॉइंटेड, कितने अवार्ड्स मिले। सो अब यहाँ पे मैं बताऊंगा कि ओके कौन से करंटली प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं हम लोग के, उसके कुछ बेसिक डिटेलिंग दे सकता हूँ मैं। सो ये वे में हम लोग चीज़ों को बताएंगे। ग्राफिकल मॉडल्स और ऑफ कोर्स हम लोग को पता ही है सीक्वेंस डायग्राम और जो भी है हम लोग प्रैक्टिकल में करते हैं वो सारे आपके ग्राफिकल नोटेशंस है। जैसे यहाँ पे आपको एक बहुत अच्छा सा एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, दिस वन। सो देखो यहाँ पे आपको क्या दिया है, वी हैव अ ATM मशीन, सीक्वेंस डायग्राम दिया है आपको ATM मशीन का। सो सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या दिया है, एक यूज़र है, देन वो ATM पे जा रहा है और बैकएंड में डेटाबेस है। सो आप अगर ATM पे जाएंगे तो ATM क्या हो गया, मेन मशीन हो गया जिसके ऊपर आपका हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों एस्टेब्लिश रहेगा। एक यूज़र ने अपना कार्ड जो है वो ATM में इंसर्ट किया, अब वो कार्ड के ऊपर जो चिप है उसमें से कार्ड नंबर जो है वो बैंक के डेटाबेस के पास गया वेरीफाई होने के लिए। अगर बैंक उसको वेरीफाई करता है तो ओके आएगा, जैसे ही ओके आया तो फिर ATM जो है वो क्या करेगा, पिन रिक्वेस्ट करेगा यूज़र के पास से। यूज़र जैसे ही पिन एंटर करेगा वो कार्ड जो है वो वैलिडेट होगा। और अगर ऑप्शन मेन्यू आएगा, अगर पिन करेक्ट है तो पिन अगर करेक्ट है तो फिर आपको ऑप्शन मेन्यू में वो बताएगा कि आपको कैश विड्रॉ करना है, बैलेंस चेक करना है, क्या क्या करना है। सो वो हम लोगों ने यहाँ पे बताया है ना। और इनवैलिड कार्ड रहेगा तो वो यहाँ पे एक्सेप्शन थ्रो करेगा कि भाई आपका जो कार्ड है वो क्रेडिट कार्ड है, यहाँ से इसके थ्रू आपको कैश विड्रॉ करने का फैसिलिटी प्रोवाइडेड नहीं है। देन अगर आपने कार्ड वैलिड है, पिन करेक्ट है तो फिर वो आपको विड्रॉवल रिक्वेस्ट बताएगा। सो आप यहाँ पे बैलेंस रिक्वेस्ट कर सकते हो। और देखो सबसे पहले क्या होगा, विड्रॉवल रिक्वेस्ट अगर मैंने ऐड किया है
तो और सबसे पहले क्या होगा, विड्रॉल रिक्वेस्ट में एटीएम बैंक से पूछेगा कि भाई ये यूजर जो है वो मनी विड्रॉ करने की ट्राई कर रहा है, उसका बैलेंस कितना है मुझे बताओ। डेटाबेस से उसका बैलेंस अमाउंट जो है वो यहाँ पे एटीएम पे दिखेगा, एंड देन यहाँ से हम लोग अमाउंट रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि ओके कितना अमाउंट आपको विड्रॉ करना है। तो जितना आपने एंटर किया है उतना अमाउंट जो है, इफ द अमाउंट विच इज एंटर्ड बाय द यूजर इफ इट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू द अमाउंट विच वी आर ट्राइंग टू विड्रॉ, तो वो टाइम पे क्या होगा, उतना अमाउंट डेबिट हो जाएगा। और आपके अकाउंट में 10,000 है एंड इफ यू आर ट्राइंग टू विड्रॉ 15,000, सो वो टाइम पे इनसफिशिएंट कैश आएगा। आपका ट्रांजेक्शन एक बार कंप्लीट हो गया तो आपको क्या बोलेगा, वो रिमूव योर कार्ड, कार्ड रिमूव करेंगे, कैश रिमूव हो जाएगा, खत्म। सो ये सेम चीज़ हम लोगों ने एक ग्राफिकल वे में प्रोवाइड किया हुआ है। ये आपके मेन डायग्राम्स ही है जो हम लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के प्रैक्टिकल में करते हैं, है ना, सीक्वेंस डायग्राम हो गया। देन नेक्स्ट आपको क्या बोला है, इंटरफेस स्पेसिफिकेशन क्या रहेगा। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इंटरफेसेस मे बी यूज टू डिफाइन। एक प्रोसीजरल इंटरफेसेस रहता है। प्रोसीजरल इंटरफेस मतलब गूगल मैप एपीआई। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, अगर मेरा एक वेबसाइट है उसके ऊपर अगर मुझे गूगल मैप के एपीआईज अगर प्रोवाइड करना है, सो मैं यहाँ पे डायरेक्टली देखो यहाँ पे बताऊँगा गूगल मैप API एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस कैसे ऐड करते हैं। यहाँ पे आपको इमेजेस कहाँ गया, वीडियोस है हम लोग के पास। सो देखो गूगल मैप API, गूगल मैप प्लेटफॉर्म डेवलपर्स जो है वो ये APIs कैसे यूज कर सकते हैं, आपको बेसिक पॉइंट्स दिए हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जो गूगल है ना उसने अपने साइड से ही आपको यहाँ पे बेसिक वीडियोस भी पता है कि आप उसके APIs कैसे यूज कर सकते हो। और यहाँ पे ये देखो ये उसके ट्यूटोरियल है, तो उसके जो फंक्शंस है ना वो रेडी फंक्शंस आप यहाँ पे रीयूज कर सकते हैं। आपको वापस से वो फंक्शंस को डेवलप करने की ज़रूरत नहीं है। लाइक यहाँ पे अगर आप देखेंगे ऐड अ प्लेस ऑटोमेटिकली ऑटो कंप्लीट विजेट टू योर एंड्रॉयड ऐप, एंड्रॉयड ऐप के ऊपर आपको ऐड करना है, या हाउ टू जनरेट एंड रिस्ट्रिक्ट गूगल मैप प्लेटफॉर्म API की। देन कॉटलिन अगर एंड्रॉयड के साथ यूज़ करें तो वहाँ पे कैसे ऐड करेंगे। सो मतलब देखो ये जो भी रेडी चीज़ें हैं आपको प्रोवाइड किया हुआ है, आप सिर्फ यहाँ पे अपना काम करेंगे। ये जो छोटे से वीडियो दिए हुए हैं वो सेम आप देख लो, आपका काम हो गया। लाइक यहाँ पे देखो आपको एक दिया हुआ है, ठीक है। Let's face facts. Google autocomplete has साउंड आ रहा है सबको? इज इट ऑडिबल गाइस? yes, sir. ओके, सो देखो यहाँ पे आपको अभी देखेंगे Totally spoiled us. The predictions that Google presents when typing into google.com are often so good, I can save my delicate fingers from a whole bunch of keystrokes. Now, I actually get annoyed when I encounter any form input field where I have to type the entire text. This especially goes for when I'm entering in my address to order a delivery or search for a nearby business. Sir, video is not audible. Not हो गया? Not audible. ऑडिबल नहीं है क्या? एक सेकेंड। No, sir. नहीं सर। Yes, sir. ओके, ध्यान से देखना अभी। Let's face facts. Google autocomplete has totally spoiled us. The predictions that Google presents when typing into google.com are often so good, I can save my delicate fingers from a whole bunch of keystrokes. Now, I actually get annoyed when I encounter any form input field where I have to type the entire text. This especially goes for when I'm entering in my address to order a delivery or search for a nearby business. Well, your users don't have to suffer through this. Have you ever noticed how Google Maps does a place-specific autocomplete when you're typing into the search bar? Through Google Maps platform, developers can build this place autocomplete functionality into any input text field to make it a search bar that helpfully provides on-the-fly predictions for your users as they type. This can be helpful not only to reduce keystrokes for your users, but also to ensure that accurate addresses get entered into your site or app. I'm going to show you how to add this to an Android app with the Places SDK for Android. First off, you'll need to install the SDK in your app-level build.gradle file. Then, in your app source code, initialize the client with your API key.
The easiest way to add a Place Autocomplete widget is to add the autocomplete support fragment. It's just 3 steps. First, in the XML layout of your app, add a new fragment called Autocomplete Support Fragment from the Places SDK. This gives you a working text field that displays predictions as the user types. Second, in the corresponding activity source code, initialize the autocomplete support fragment and associate it with the layout element. अब देखो यहाँ पे है ना, हम लोगों को सारा कोड खुद से नहीं लिखना है, वो आपको बता रहे कि कहाँ पे कौन से लाइंस आपको ऐड करने हैं। आप जब ये अब एग्जाम्पल जो है ना, ये एंड्रॉयड ऐप का है, जहाँ पे एंड्रॉयड प्रोग्रामिंग जब हम लोग अगर करते हैं, एक एंड्रॉयड ऐप बनाते हैं, तो बहुत सारी कोड, बहुत सारी चीज़ें जो है ना, वो आपको एंड्रॉयड स्टूडियो जो है वो ऑटोमेटिक रेडी जनरेट करके दे रहा है। और उसमें भी अब जब अगर हम लोगों को ये गूगल मैप स्पेसिफिक को एक सर्च बार डालना है, जिसमें अगर मैं कोई प्लेस या लोकेशन फाइंड कर रहा हूँ, जैसे आप देखो कि आप ओला से अगर कैब बुकिंग करते हैं हम लोग, तो वो टाइम पे अगर मैं कोई एक प्लेस एंटर करता हूँ ना, तो उससे रिलेटेड, वो नाम से रिलेटेड जो बाकी के प्लेसेस रहेंगे वो आपको लिस्ट आउट करने लगता है। मतलब लाइक क्वेरीफायर हो रहा है आपके डेटाबेस पे। इन शॉर्ट अगर मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में अगर बोलूँ, मेरा जो करंट लोकेशन है वो करंट लोकेशन ओला के पास है। मेरे करंट लोकेशन से 10-15 किलोमीटर के रेडियस में जो भी लोकेशंस है, जिसके वर्ड्स में मैं जो कैरेक्टर्स एंटर कर रहा हूँ वो अगर आ रहे हैं, जैसे अगर मैं लिख रहा हूँ सपोज सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, तो सिद्धि विनायक जो भी स्टोर, बिल्डिंग्स या हॉस्पिटल में आएगा, या जो सबसे पॉपुलर प्लेस है जहाँ पे ऐसे कोई लोकेशंस पे जहाँ पे बार बार लोग विजिट करते हैं, तो जैसे ही मैं सिद्धि विनायक लिखूंगा तो वहाँ पे मुझे 2 ऑप्शंस बताएगा कि जो टेम्पल्स है दैट इज़ द मोस्ट पॉपुलर, जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने कैब बुक करते हैं वहाँ जाने के लिए। सो ये ऑटो फील्ड फैसिलिटी जो आएगा, सो अब ये आपको बता रहा है कि ये ऑटो कंप्लीट सपोर्ट जो है वो हम लोग को खुद से बनाने की ज़रूरत नहीं है। गूगल जो है वो आपको ऑटोमेटिकली ये चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है, आपको खाली अपने कोड के अंदर सर्टेन चीज़ें ऐड करना रहता है, और वो भी, या वो कोड जो है वो भी ये यहाँ पे आपको बता देगा, आपको सिर्फ वो लाइंस अपने कोड में ऐड करना है। And specify what kind of place your user will expect to type in, and add location biasing by country and geographic coordinates to improve the predictions. This is also a good time to specify which place details fields you will need about the selected place, so that you'll only pay for data you will actually use. Third, add a place selection listener that handles the event when the user taps one of the predictions. And there you go. You've got a fully functional Place Autocomplete widget. देखो अब यहाँ पे क्या हो गया, इतना ही हम लोगों ने छोटा सा कोड, वो भी उन्होंने बताया हुआ है, हम लोगों ने अपना दिमाग लगाया ही नहीं है। सिर्फ इतना करके आपका ये ऐप के ऊपर है ना एक अच्छा सा सर्च बार आ गया, और वो जो सर्च बार है वो ऑटोमेटिकली चीज़ों का सजेशन आपको दे रहा है। मतलब जो मैंने आपको एक आध लेक्चर में आई थिंक बताया भी था कि हम लोग स्टैंडर्ड फ्रेमवर्क्स यूज़ करते हैं, APIs यूज़ करते हैं, तो API यूज़ करने का ये बेनिफिट रहता है कि किसी ने मतलब जो स्टैंडर्ड जो हम लोगों के प्लेटफॉर्म्स है, कोई एप्लीकेशंस जो अवेलेबल है, जिन्होंने स्टैंडर्ड वे में चीज़ों को डेवलप किया हुआ है, वो सेम फंक्शनलिटी आप अपने मोबाइल ऐप पे, अपने एप्लीकेशन पे यूज़ कर रहे हो। तो आप देखो कि अगर ये सेम पैटर्न, आपने तो कोड किया नहीं है, आपने सिर्फ उसके लाइब्रेरीज, उसके फंक्शंस जो है उसको आपने कॉल किया है अपने मोबाइल ऐप में या अपने वेबसाइट पे, और वो ही स्टैंडर्ड कंसेप्ट, वही स्टैंडर्ड वे, प्रोफेशनल वे जो है वो आपके मोबाइल ऐप पे भी आ गया। सो ये बेनिफिट रहता है APIs का। If you want your app to use a different navigational flow, for example, to trigger the autocomplete experience from an icon rather than a search field, your app can launch autocomplete by using an intent. There are just 2 steps to this. First, use autocomplete.IntentBuilder to create an intent, passing the desired autocomplete mode. When using an intent to launch the autocomplete widget, you can choose from overlay or full screen display modes. Just like with the autocomplete support fragment, you'll want to specify any location bias, place type filtering, and place details fields that you need. The intent must call start activity for result, passing in a request code that identifies the intent. Second,
override the onActivity result callback to receive the selected place. Once again, we have a nice autocomplete widget that we can launch from any navigational element. I've shown you 2 simple ways to add Place Autocomplete to your Android app, but you may want finer control over the experience. If you just want the predictions without having Google provide any UI elements, you can use the Find Autocomplete Predictions method to retrieve. सो देखो यहाँ पे अभी उन्होंने एक पूरा गाइड डॉक्यूमेंट भी दिया हुआ है कि अगर आपको अपने खुद से अगर कुछ बनाना है तो भी कैसे बना सकते हैं. सो दिस इज समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो हम लोगों ने अभी जो यहाँ पे समझा कि हम लोग के पास APIs होते हैं. सो दिस इज हाउ APIs आर यूजफुल. एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस. देन डेटा स्ट्रक्चर्स होता है. नेक्स्ट चीज़ यहाँ पे देखो अलग अलग टाइप के जो इंटरफेस होता है उसमें नेक्स्ट क्या बोला है, डेटा स्ट्रक्चर्स. डेटा स्ट्रक्चर का मतलब एल्गोरिदम्स रहेंगे, बराबर है. सो यहाँ पास फ्रॉम वन सब सिस्टम टू अनदर सब सिस्टम. सो ये एल्गोरिदम्स बेसिकली ये भी रेडी आता है. लाइक अगर यहाँ पे देखो अगर मुझे एल्गोरिदम रिक्वायर्ड है, आई वॉन्ट एन एल्गो फॉर फेस रिकग्निशन. ठीक है. तो देखो अब फेस रिकग्निशन एल्गोरिदम आप डायरेक्टली कैसे यूज कर सकते हैं. सर्टन चीजें आपको वहां पे कैसे रेडी प्रोवाइडेड है वो आपको कहीं ना कहीं है ना. ओके स्क्रीन विजिबल नहीं है. ओके एक सेकेंड सॉरी. ओके सो यहाँ पे देखो अभी फेस रिकग्निशन जो है ना ये आपको यहाँ पे रेडीली प्रोवाइडेड है कि ओके हम लोग के पास ये रेडीली अवेलेबल कुछ चीजें है ना. देन उसके आगे अगर आप देखेंगे हम लोग के पास ऑटोमेटिक ऑटो आंसरिंग चैट बॉक्सेस. सब देखो ये जो चैट बॉट्स होते हैं ये कैसे हम लोग ऐड करेंगे, कौन आपको ये रेडी सर्विस प्रोवाइड करता है उसके बारे में यहाँ पे दिया हुआ है आपको. सो बेसिकली आप यहाँ से अगर हम लोग देखेंगे चैटबॉट्स, सो कौन आपको ऐसे चैटबॉट्स प्रोवाइड करता है ना, ये सेम चीज़ आपको यहाँ पे दिया है. देखो जैसे ये कंपनी है जो ऐसे चैटबॉट्स प्रोवाइड करता है. सो अब मुझे वो चैटबॉट्स जो है ना, जैसे आपको एक वेबसाइट पे जाते हैं, लाइक सपोज मैं कहीं यहाँ पे गया, प्रीवियसली हम लोग गए थे ना कोई एक वेबसाइट पे wix.com सर. या wix.com. देखो अब मैं wix.com पे गया हूँ. यहाँ पे अब उनके साइड से ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर बार कोई ना कोई एक पर्सन यहाँ पे बैठा रहेगा यूजर्स के क्वेरीज आंसर करने के लिए. सो वो टाइम पे क्या होगा, अगर सपोज मुझे कोई एक बिजनेस के लिए वेबसाइट रिक्वायर्ड है. सो यहाँ पे सपोज ऑनलाइन स्टोर या रेस्टोरेंट्स के लिए वेबसाइट रिक्वायर्ड है. सो अब देखो जब मैं यहाँ पे कुछ सर्च कर रहा हूँ ना, उसके साथ में यहाँ पे उनके साइड से पॉपअप्स भी आते रहते हैं, है ना. लाइक प्राइसिंग के लिए अगर मैं देखूंगा, सो यहाँ पे प्राइसिंग के लिए मुझे कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं और बाजू में वो पॉपअप मैसेज आता है उनके साइड से. तो वो जो पॉपअप मैसेज या चैटिंग के लिए ऑप्शन आता है ना, हाउ मे आई हेल्प यू करके, वो आपके ऑटोमेटिक आंसरिंग या चैटबॉट्स रहते हैं. अब ये चैटबॉट्स जो है ना वो यहाँ से मैं डायरेक्टली परचेस कर सकता हूँ. यहाँ पे देखो आपको प्रोवाइड किया हुआ है प्राइसिंग फॉर द सेम. ओके सो बेसिकली आपको यहाँ पे ये चैटबॉट्स प्री डिफाइंड दिए हुए हैं. आप डायरेक्टली इसको एज इट इज चाहिए वहाँ पे यूज कर सकते हैं. जैसे यहाँ पे देखो आपको बताया हुआ है ट्राई फॉर फ्री. यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कैसे हम लोग यूज कर सकते हैं इसको. आप टेम्पररी साइन अप करके देख सकते हो जब तक आपको यूज करना है तब तक, और बाद में एक बार ट्रायल पीरियड कंप्लीट हुआ वी सपोज टू पे फॉर द सेम. सो यहाँ पे ये आपको अलग से ऐसे चैटबॉट्स दिए हुए हैं. बहुत सारे ऐसे वेबसाइट्स हैं जो आपको चैटबॉट्स प्रोवाइड करता है. ठीक है सो ये चैटबॉट्स के लिए बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं. अब यहाँ पे आपको क्या बोला है कि वी रिक्वायर्ड लाइक डेटा स्ट्रक्चर. आपको एक एल्गोरिदम दिए हुए हैं या रेडी एल्गोरिदम्स हम लोग यूज़ करेंगे. जैसे मैंने यहाँ पे आपको बोला फेस रिकग्निशन वाला. सो फेस एल्गोरिदम्स अगर मैं देखूंगा, फेस रिकग्निशन एल्गो. अब देखो ये फेस रिकग्निशन एल्गोरिदम आपको यहाँ पे अलग से वो बता रहा है कहाँ से हम लोग डायरेक्टली यूज कर सकते हैं. ठीक है फ्रॉड प्रिवेंशन वाले ये एल्गोरिदम्स आपको ये रेडी दे रहा है. मतलब ये रेडी एल्गोरिदम्स जो है ना वो मैं डायरेक्टली अपने ये देखो ये मोबाइल ऐप में कहीं पे तो ऐड कर सकता हूँ.
अब मुझे सिर्फ देखना है कि ओके मेरे प्राइसिंग लेवल के हिसाब से ये वर्कआउट हो पाएगा क्या, सो मैं डायरेक्टली यहाँ से उठा के इसको रीयूज कर लूँगा। गेटिंग? सो यहाँ पे आपको जैसे बता रहा है कि पास फ्रॉम वन सब सिस्टम टू अनदर, मतलब ये जो फेस रिकग्निशन सिस्टम है, ये सेम फेस रिकग्निशन सिस्टम मेरा लैपटॉप पे भी काम कर सकता है, मोबाइल पे भी काम कर सकता है। सो क्या हो गया कि अगर मैंने लॉगिन किया है, मैंने फेस डिटेक्शन सपोर्ट मैंने अपने लैपटॉप पे डाला है, तो वो सेम मोबाइल पे भी मैं इजीली एक्टिवेट कर सकता हूँ, या मोबाइल पे मैं अलग से एक्टिवेट करूँगा तो वो सेम फंक्शंस आपके सेम एल्गोरिदम जो है वो दोनों साइड पे आ गया ना। या फिर अगर मैंने लैपटॉप से लॉगिन किया हुआ है, एक बार साइन अप कर दिया है, तो मोबाइल से जब मैं अगर लॉगिन करता हूँ तो वहाँ पे वापस मुझे साइन अप नहीं पूछना चाहिए। सो वो किसके थ्रू होगा? एल्गोरिदम्स के थ्रू होगा। देन डेटा रिप्रेजेंटेशन रहेगा, लाइक फॉर एग्जिस्टिंग सिस्टम आपके क्या डेटा ऑलरेडी अवेलेबल है वो यहाँ पे हम लोग बताएंगे, बात बराबर है, उसको प्रॉपर ऑर्डर में डाल के। देन प्रोग्राम डिज़ाइन लैंग्वेज, फॉर्मल नोटेशंस जो हम लोग यूज़ करते हैं प्रोग्राम डिज़ाइन लैंग्वेज में, सीक्वेंस डायग्राम बनाने के लिए, क्लास डायग्राम बनाने के लिए, वो सब आएगा यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट अगर आप देखेंगे सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट। सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट मतलब सॉफ्टवेयर अगर आपको चाहिए तो उसके लिए आपने जो रिक्वायरमेंट गैदर किया उसका डॉक्यूमेंट कैसे बनेगा। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे यूजर्स ऑफ द रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे अलग अलग उसको कैटेगराइज करेंगे, लाइक सिस्टम कस्टमर कितने हैं, मैनेजर के साइड से क्या है, सिस्टम इंजीनियर के साइड से क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, सिस्टम टेस्ट इंजीनियर के साइड से क्या है। ये वे में हम लोग अलग अलग पार्टीशन करके रिक्वायरमेंट्स को लेबल आउट करेंगे, रिक्वायरमेंट को फिल्टर आउट करेंगे, सारी चीज़ें एक साथ नहीं प्रोवाइड करेंगे हम लोग। सो ऐसा कुछ आपका डॉक्यूमेंट लेबल होगा जिसमें मैनेजर ने क्या बोला है, यूज़ द रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट टू प्लान अ बिड। बिड मतलब कि आपको जो सिस्टम बनाना है उसके लिए आपको क्या टेक्नोलॉजी लगेगी, कौन से फ्रंट एंड बैक एंड लगेगा, कितने डेवलपर्स लगेंगे, वो सब यहाँ से हम लोग देखेंगे। यूज़ द रिक्वायरमेंट टू अंडरस्टैंड व्हाट सिस्टम इज़ टू बी डेवलप, बराबर है, ये सिस्टम इंजीनियर का काम है क्योंकि इसी को बनाना है ना, तो यहाँ से यही समझेगा कि क्या चीज़ एग्जैक्टली हम लोग को बताना है। देन नेक्स्ट आपको क्या बोला है, सिस्टम टेस्ट इंजीनियर। वो अभी वैलिडेशन टेस्टिंग मतलब आप जो सॉफ्टवेयर बना रहे हैं उसको हम लोग कैसे वैलिडेट करेंगे, कौन से टाइप के टेस्ट, कौन सा टाइप का डेटा एंटर करेंगे, वो यहाँ से हम लोग देखेंगे। अब जब हम लोग ऐसे रेडी एल्गोरिदम्स अगर कहीं से अगर यूज करते हैं ना, तो आपके वैलिडेशन और ये सारे टेस्टिंग जो है ना वो ऑटोमेटिकली सक्सेस हो जाता है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये आपके पास ये देखो यहाँ पे डेमो दिया हुआ है आपको। सो डेमो जो है वो यहाँ से आप देख सकते हो ना, क्विक डिस्कवरी ऑफ डेमो। यहाँ पे आपको एक वीडियो दिया हुआ है, तो सपोज अगर ये मैं वीडियो देख रहा हूँ तो यहाँ पे आपको इजीली पता चल जाएगा कि हाउ थिंग्स गोइंग टू वर्क। ओके, एक बार मैं शेयर कर देता हूँ आपके साथ में। ओके, देखो ध्यान से अभी। नाउ ये वाला जो फेस रिकग्निशन है ना, ये 3D वाला है, समझ रहे हो आप लोग। 3D मतलब आप नॉर्मल हम लोग की 2D फेस रिकग्निशन सिस्टम्स जो रहता है ना, वो कभी अगर आपका फेस प्रॉपर सामने नहीं है ना तो वो आपके फेस को रिकग्नाइज नहीं कर पाते। तो इसके लिए आज के टाइम पे हम लोग को 3D वाले रिक्वायर्ड है कि आप कोई भी साइड से अगर देखते हो तो इट शुड बी एबल टू रिकग्नाइज योर फेस। सो इसके लिए हम लोग ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाले जो फेस रिकग्निशन सिस्टम है वो बहुत बार यूज़ करते हैं। सो एज यू कैन सी कि हम लोगों ने आग एक बार उसने जो अपना फेस रिकग्निशन में अपना फोटो डाला, वो एक आग बंद करके डाला, एक आग खुला रख के डाला। तो अगर आप जब अगर सो भी रहे हो और अगर आपका फेस अगर आप डिटेक्ट करने की ट्राई करोगे, आग बंद भी हो रहा है ना, तो भी वो ऑटोमेटिकली आपके फ़ोन को या आपके अकाउंट को अनलॉक कर देगा। कोई एक ज़रूरी नहीं रहेगा कि आपको सामने ही देखते रहना है तो ही वो पैटर्न काम करेगा, या ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है।
अब देखो ये सब कुछ जो है ना, हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने खाली ये यहाँ से ये जो हम लोगों का मेन एक वेबसाइट है, यहाँ से मैंने सिर्फ वो सेम एप्लीकेशन जो है वो रेंट पे ले लिया या बोरो कर लिया, और जैसे ही मैंने बोरो किया वैसा मेरा पूरा जो काम है वो हो गया। फेस रिकग्निशन सिस्टम जो है वो मेरे एप्लीकेशन पे ऑटोमेटिकली आ गया, तो अभी ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। सो ये जो है ना, ये वे में हम लोग अपने रिक्वायरमेंट्स जो है वो फुलफिल करते हैं, ठीक है, या ये वे में हम लोग अपने सॉफ्टवेयर को प्रोफेशनल वे में बनाते हैं। हर एक छोटे से छोटा चीज़ मैं खुद से डेवलप करने की ट्राई नहीं करूँगा। ओके, लोग आउटसोर्स करते हैं, कहीं से हम लोग रेडीली अवेलेबल जो रहते हैं उसको हम लोग अपने प्लेटफॉर्म पे लेके आते हैं। जैसे चैटबॉट मैं कोई एक वेबसाइट से ले लूँगा, फेस रिकग्निशन रिक्वायर्ड है वो दूसरे लोकेशन से ले लूँगा, और बाद में जो बाकी का जो बिजनेस लॉजिक जो है ना उसको मैं खुद से इम्प्लीमेंट करूँगा। और अगर गूगल मैप रिलेटेड कुछ एक्टिविटी चाहिए वो भी मैं कहीं से ले लूँगा। गेटिंग? सो आज के टाइम पे आपके पास ये बेनिफिट है कि अगर आप अपने रिक्वायरमेंट प्रॉपर अगर समझ पाते हो ना, तो उसमें आप इजीली, आपको ये भी समझ में आना चाहिए कि कौन सी चीज़ें आप खुद से बनाने वाले हो और कौन सी चीज़ें हम लोग दूसरे के पास से बोरो करेंगे जो रेडीली मार्केट में अवेलेबल है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ें मार्केट में रेडीली अवेलेबल है। यहाँ पे देखो वही दिया है सॉफ्टवेयर प्रोसेस में, क्या बोला, अ सॉफ्टवेयर प्रोसेस, जहाँ पे आप सॉफ्टवेयर डेवलप करने का मेथड फॉलो करोगे। अब यहाँ पे सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपके कौन से एक्टिविटीज इन्वॉल्व है उसमें। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि फेस रिकग्निशन दैट इज रजिस्ट्रेशन के लिए रिक्वायर्ड है, देन चैटबॉट रिक्वायर्ड है, ऑटोमेटिक आंसरिंग मशीन जैसा हो गया वो, राइट। सो यहाँ पे आपको बोल रहा है कि सॉफ्टवेयर आपको स्क्रैच से बनाना है, एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर को मॉडिफाई करना है क्या। तो ये दोनों में डिफरेंस होता है। एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर को मॉडिफाई करने की मतलब है कि कुछ चीज़ें वो ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं उसमें मिसिंग है। तो जैसे वो कोई एक सॉफ्टवेयर ऑलरेडी यूज़ कर रहा है, वहाँ पे उनके कस्टमर को ऑटोमेटिक आंसरिंग मशीन जो है या चैटबॉट जो है वो मिसिंग है, तो मुझे क्या करना है, चैटबॉट ऐड करना है। सिक्योरिटी उनका वीक है, तो जैसे अभी हम लोगों ने फेस रिकग्निशन वाला पढ़ा तो वो ऐड कर देना है। तो मुझे पूरा सॉफ्टवेयर स्क्रैच से बनाना नहीं है खुद से, मुझे उसके अंदर कुछ चीज़ें जो मिसिंग है वो सिर्फ ऐड कर देना है, वो अपडेट कर देना है। अब ये सेम वे अगर आप देखेंगे कि मुझे सपोज वीडियो कॉलिंग फैसिलिटी अगर मुझे अपने ऐप पे अगर ऐड करना है, तो यहाँ से आप देखो कि मैं जाके मैं ये भी चेक कर, एडिंग वीडियो कॉलिंग फैसिलिटी ऑन वेबसाइट। सो देखो अभी आपको सिर्फ गूगल करके सीखना है, हैंड्स फ्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। यहाँ पे आपको देखो क्या बोला है, वीडियो चैट सोल्यूशन कनेक्ट विथ योर कस्टमर्स। तो यहाँ पे डायरेक्टली क्या होगा, हाउ टू इम्प्लीमेंट और हाउ टू ऐड। मैं यहाँ पे लिखता हूँ, आई विल जस्ट राइट इट, एम्बेड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इन वेबसाइट, ठीक है। सो यहाँ पे देखो क्वालिटी वीडियो कॉलिंग एपीआई दिख रहा है, ये आ गया आपके पास। सो बस आपको क्या करना है, ये जो वीडियो कॉलिंग एपीआई जो है ये ऐड कर दो, बस आपके वेबसाइट के ऊपर या आपके मोबाइल ऐप के ऊपर वो फैसिलिटी आ गया। सो यहाँ पे देखो ये आप जो चीज़ों को मॉडिफाई कर रहे हैं ना, ये कितना सिंपल होता है। या अगर नया भी बना रहे हैं तो यहाँ पे आपको क्या करना है, 3-4 अलग अलग लोकेशन से लिए हुए एपीआईज को आपको कंबाइन करना है जो साथ में चलने चाहिए। तो आपको टेस्टिंग पे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे देखो आप एक पर्सनलाइज डेमो भी ले सकते हैं। अब यहाँ पे ये क्या बोला है, ये एक स्पेसिफिक वेबसाइट है जो ऐसा कुछ कर रहा है, और आपका जो भी कॉन्फ्रेंस होगा या वीडियो कॉलिंग होगा, आप चाहिए तो उसको आप क्लाउड पे स्टोर भी कर सकते हैं, या फिर अगर आप उसका रिकॉर्डिंग बंद कर देंगे तो वो नॉर्मल एक वीडियो कॉलिंग हो जाएगा जो कहीं पे स्टोर नहीं रहेगा। गेटिंग? और उसके साथ में देखो ये सब कुछ आपको प्रोवाइड किया हुआ है। क्या क्या होगा, मोबाइल मोड पे भी चलेगा, लैपटॉप पे भी चलेगा, एक क्लिक में आप डायरेक्ट मीटिंग ज्वाइन कर सकते हैं, आप मीटिंग को रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। अगर इंटरनेट बैंडविड्थ अगर आपका लो है तो भी ये चलेगा। मतलब ये बेस्ट वे में उन्होंने ट्राई किया हुआ है चीज़ें। आपका इसका लिंक आप क्रिएट कर सकते हैं, स्क्रीन शेयर कर सकते हैं, ग्रुप चैट अवेलेबल होगा, आप मोबाइल से भी ज्वाइन कर सकते हैं। आपको अगर कुछ डाउट है तो जैसे स्टूडेंट अपना हाथ रेस करते हैं बाकी गूगल मीट में, माइक्रोसॉफ्ट टीम में, वैसा सेम चीज़ आप यहाँ पे भी कर सकते हैं। सो ये सारे फंक्शंस, ये सारे फीचर्स जो है वो आपने बनाए हुए प्राइवेट एक वेबसाइट के ऊपर आ गया। तो अब आप समझो कि यहाँ पे हम लोगों ने क्या बोला है,
एग्जिस्टिंग सिस्टम को मॉडिफाई करना है, तो उसमें सपोज आपको वीडियो कॉलिंग फैसिलिटी डालना है, तो अब मैं वो खुद से थोड़ी बनाऊंगा। समझ में आ रहा है आपको? मैं खुद से नहीं बनाऊंगा, खुद से बनाऊंगा तो ये सारे फीचर मैं बना ही नहीं पाऊंगा पहले तो, और बना भी लूंगा तो कितने ट्रायल एंड एरर रहेगा, जमाना लग जाएगा मुझे ये सारी चीज़ें ऐड करने में। और उसी के सामने अगर मैं बोल रहा हूँ कि ओके ठीक है, मैं क्लाइंट को बोलूँगा कि ओके ये सारी चीज़ें हम लोग प्रोवाइड कर देंगे, बट ये सब कुछ जो रहेगा ये रेंटल बेसिस पे चलेगा, तो जब तक आप रेंट भरते रहोगे तब तक आपका ये सारी चीज़ें वर्कआउट होते रहेंगे, बिकॉज ये क्लाउड के साथ कनेक्टेड है। हम लोगों को अलग से इसके साथ थर्ड पार्टी के साथ कनेक्शन करना पड़ता है, ये मैं उसको बता दूंगा। कौन सा थर्ड पार्टी वो हम लोग नहीं बताएंगे, अगर हम लोग बता देंगे सो इट माइट पॉसिबल ना क्लाइंट खुद से ही ये सारे फैसिलिटी ऐड कर लेगा, या उसका कोई टेक्निकल पर्सन। सो वो टाइम पे मेंटेनेंस के अंदर हम लोग सारी चीज़ें कर रहे हैं। सो बहुत बार हम लोग सर्टन चीज़ें जो ऐड करते हैं वो हम लोग बहुत बार क्लाइंट को बताते भी नहीं है, ठीक है। सो वो यहाँ पे आपको देखना है। सॉफ्टवेयर स्पेसिफिकेशन में क्या बोला है, रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग, डिफाइन द मेन फंक्शनलिटी कौन से है जो आपको बनाने हैं, और कौन से दूसरे हैं जो आप रेडी उठा लोगे। ये दो सेग्रीगेट करने आना चाहिए अभी आपको। आई होप समझ में आ रहा है सबको। सो आप देखो कि अगर ये सेम वे में अगर मैंने आपको बताया, तो अभी आपको एक प्रोफेशनल एक वेबसाइट या कोई कंपनी के लिए बनाना है, तो एटलीस्ट आपको इतना तो आ गया कि हाँ गूगल मैप अगर ऐड करना है तो मैं ऐड कर सकता हूँ, एक वीडियो कॉलिंग डालना है वो ऐड कर सकता हूँ, चैटबॉट्स डालने हैं वो हम लोग ऐड कर सकते हैं। तो आपका वेबसाइट में बहुत सारी चीज़ें तो रेडी हो गए, बचे कुछ चीज़ें आपको खुद से कोड करना है। सो एटलीस्ट प्रोफेशनल ऐप तो कंफर्म लगना है वो, और बचे कुछ चीज़ें जो आपको कोड करना है ना, उसके लिए भी हम लोग वहाँ पे फ्रेमवर्क यूज़ करेंगे जो स्टैंडर्ड वे में सर्टेन चीज़ें आपको बाय डिफ़ॉल्ट प्रोवाइड करता है, और उसमें भी आपको लिमिटेड चीज़ें डेवलप करना रहता है। तो याद रखो, डेवलपमेंट जो हम लोग प्रैक्टिकल में करते हैं ना, वैसा नहीं होता है कि हर एक चीज़ आपको पहले से लास्ट लाइन तक खुद से आपको लिखना रहता है, ऐसा नहीं होता है डेवलपमेंट में आपको सबसे पहले तो गूगल करने आना चाहिए, रिक्वायरमेंट्स एग्रीगेट करने आना चाहिए कि क्या रेडीली अवेलेबल है वो देखो मार्केट में, और क्या हम लोग बनाएंगे। अगर कुछ चीज़ मार्केट में अवेलेबल है और फिर भी अगर हम लोग बना रहे हैं ना, तो फिर हम लोग एकदम डम्ब है, बेवकूफ़ जैसे, जो गधे के जैसा मेहनत कर रहे हैं। स्मार्ट वर्क आना चाहिए, बस वो स्मार्ट वर्क ही हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, हम लोग यहाँ पे सीख रहे हैं। तो अगर मुझे पता है कि कोई कंपनी है जो रेडीली ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है, अगर मैं अभी यहाँ पे मुझे पता है कि ओके उनके रेंटल प्लान्स क्या है, कितने हैं, अभी यहाँ पे कहीं पे तो उनका दिया रहेगा, कहाँ पे है, कहीं पे नहीं दिया है, चलो देखते हैं बाद में। सो अगर उन्होंने कहीं पे दिया हुआ है कि उनके रेंटल प्लान्स क्या है, कितना वो चार्ज करते हैं, सो मैं उसका ईयरली चार्ज क्या है वो देख लूँगा, मेरे क्लाइंट को बोलूँगा कि ओके आपका ये प्रोजेक्ट में ये फीचर जो ऐड करना है उसका इतना कॉस्टिंग होगा, तो उसमें से थोड़ा अमाउंट मैं उसका ईयरली सब्सक्रिप्शन पे यहाँ पे डाल दूंगा, बाकी का मैंने उसका प्रोजेक्ट में ये सारी चीज़ें जो इम्प्लीमेंट की है उसका मेरा कॉस्टिंग हो गया। गेटिंग? सो कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें हम लोगों ने बनाया। तो मेरे पास देखो, अब अगर मेरा प्रोजेक्ट बनने में अगर 1 महीना भी लगता है ना, तो मेरे पास क्लाइंट को आंसर करने के लिए चीज़ें हैं कि देखो भाई मैंने चैटबॉट डाल दिया, ये वीडियो कॉलिंग फैसिलिटी डाल दिया, अब बाकी का आपका डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी बेसिकली हैंडल द क्लाइंट साइड। मैनेजर्स या कोई दूसरे अगर रहेंगे, छोटे मोटे हम लोग जब कंपनी चलाते हैं या चालू करते हैं, ये वे में हम लोग क्लाइंट्स को हैंडल करते हैं। सो सॉफ्टवेयर स्पेसिफिकेशन आ गया, फिर उसके बेस के ऊपर डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंट करेंगे, ये ऑलरेडी हम लोग के SDLC के स्टेप्स हैं। देन जो इम्प्लीमेंट किया उसको वेरीफाई एंड वैलिडेट करेंगे। वेरीफाई वैलिडेट का मतलब क्या है, वेरिफिकेशन का मतलब क्या है, सॉफ्टवेयर मस्ट कन्फर्ट टू इट्स स्पेसिफिकेशन, मतलब रिक्वायरमेंट्स, स्पेसिफिकेशंस जो हम लोगों ने दिए थे, टेक्निकल स्पेसिफिकेशन, और कस्टमर नीड्स भी वहाँ पे अचीव हो रहे हैं क्या, ये दोनों हम लोग चेक करेंगे। और उसके बाद में अगर मेंटेनेंस में देखेंगे कि कहाँ कहाँ पे हम लोग सॉफ्टवेयर को और थोड़ा बेटर बना सकते हैं, टेक्नोलॉजिकली एडवांस बना सकते हैं। तो ये सारे बेसिक चीज़ है, आई होप अभी आप पढ़ सकते हो। सपोर्टिंग एक्टिविटी क्या रहेंगे हम लोग को पता है, चेंज अगर करना है सॉफ्टवेयर में तो वो हम लोग यहाँ से करेंगे, यूज़र एक्सपीरियंस अगर बढ़ाना है तो हम लोग करेंगे, है ना, क्वालिटी अश्योरेंस हम लोग प्रोवाइड करेंगे, तो वो क्या हो गया, सपोर्ट हो गया। कभी भी अगर कहीं पे आप अटकते हो, सिस्टम स्लो होता है, डाउन होता है, फेलियर्स आते हैं, तो विल बी हेल्पिंग यू आउट, और वो सेम वे में हम लोग कंटिन्यूसली इंप्रूव करते रहेंगे। सो यहाँ पे आपको देखो क्या बोला है, प्रोडक्ट मतलब द आउटकम ऑफ द एक्टिविटी, फॉर एग्जांपल आउटकम ऑफ आर्किटेक्चरल डिज़ाइन, वो आपका क्या हो गया, प्रोडक्ट हो गया।
रोल्स मतलब यहाँ पे अभी हम लोग के पास प्रोजेक्ट मैनेजर रहेगा, प्रोग्रामर रहेगा, टेस्टर रहेंगे, रिक्वायरमेंट गैदरिंग वाले रहेंगे, डिज़ाइनर्स रहेंगे, ये सब के अपने खुद के रोल्स जो है वो डिफाइन रहेंगे। सो एक प्रोजेक्ट जो है वो उसके सक्सेस होने में हर किसी के रोल्स आपने कितने क्लियरली डिफाइन किए ना, ये जानना, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर किसी के रोल्स अगर क्लियरली आइडेंटिफाई नहीं किए हम लोगों ने, उसमें प्रॉपरली मेंशन नहीं किए, देन इट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम ओनली। प्री एंड पोस्ट कंडीशन मतलब प्रोजेक्ट बनाने के पहले आपने क्या क्या स्टेप्स फॉलो किए थे, और प्रोजेक्ट बनने के बाद में अभी आप मेंटेनेंस में क्या स्टेप्स फॉलो करेंगे, जिससे यूज़र को आपने प्रोजेक्ट बनाने के पहले जो प्रॉमिस किए थे वो आप कंटिन्यूअसली मेंटेन कर सको। ओके, अब नेक्स्ट अगर आप देखेंगे सो हम लोग के पास देखो यहाँ पे आपको एक चीज़ दिया हुआ है, प्लान ड्रिवन एंड अजाइल प्रोसेस। अजाइल मतलब डायनेमिक, प्लान ड्रिवन मतलब हम लोगों ने एग्जैक्टली बोला था कि ओके ये दिन हम लोग यही सेम चीज़ करेंगे, ये दिन हम लोग यही करेंगे, ये दिन हम लोग यही करेंगे, ये प्लानिंग है, ठीक है, एडवांस प्लानिंग किया हुआ है पूरे प्रोजेक्ट का। अजाइल का मतलब क्या है कि मेरे पास सारे रिक्वायरमेंट्स अभी तक है नहीं, ठीक है, एक दिन अचानक क्लाइंट उठ के बोलता है कि भाई मुझे वीडियो कॉलिंग ज़रूरी है, तुरंत हम लोग को ऐड करना है, क्योंकि इमीडिएटली हम लोग सारे जो हम लोग के एम्प्लॉयज़ हैं उनको वर्क फ्रॉम होम दे रहे हैं, तो उसमें हम लोगों को वीडियो कॉलिंग फैसिलिटी देना है, चैट ऑप्शंस देना है, ये सब हम लोगों को इमीडिएटली रिक्वायर्ड है विद इन 10 डेज। तो ये क्या हो गया, ये डायनेमिक हो गया, मतलब हम लोगों ने एडवांस कोई प्लानिंग किया नहीं है। एडवांस प्लानिंग का मतलब है कि आपको बहुत एडवांस में उसने बोल के रखा है कि हाँ हम लोगों को कॉलेज का एक सॉफ्टवेयर चाहिए जिसके ऊपर ये सारी चीज़ें रहेंगे, गेटिंग। सो सर्टन चीज़ें आपको उसने ऑलरेडी बताया हुआ है और उसी के बेस के ऊपर आपने बनाया कि ओके ये रिक्वायरमेंट है क्लाइंट के, और ये रिक्वायरमेंट के बेस के ऊपर हम लोग को 6 महीना लगने वाला है, तो पहला महीना जो रहेगा उसके 4 हफ्ते में हम लोग ये काम करेंगे, सेकेंड मंथ में ये काम करेंगे, थर्ड मंथ में ये काम करेंगे, इट गोज लाइक दैट, ठीक है। लेकिन अजाइल जो है ये डायनेमिक है, मतलब यहाँ पे जो आपके रिक्वायरमेंट जो है ना, ये देखो क्या बोला है, प्लानिंग इज इंक्रीमेंटल, ठीक है, यहाँ पे सारा प्लानिंग एडवांस में हम लोग करके फिर उसके बेस के ऊपर हम लोग प्रोजेक्ट बनाते जाते हैं। प्लान्ड इन एडवांस, ऑल प्रोसेस एक्टिविटीज आर प्लान इन एडवांस, और उसके बेस के ऊपर हम लोग देखते जाएंगे कि ओके हम लोगों ने बोला था कि ये जो सॉफ्टवेयर है उसमें हम लोग को 50 फंक्शंस ऐड करने हैं, सो 50 में से कितने ऐड हुए, और वो 50 में से 5 ये बनाने वाला है, 5 वो बनाने वाला है, 5 ये बनाने वाला है, ऐसे 10 लोग हम लोगों ने अपॉइंट किए, तो वो अभी कितने फंक्शंस अभी तक उनके बन के हुए हैं, वो 5 में से 1 2 या कहीं पे कोई एरर आ रहा है, ये हम लोग इजीली ट्रैक कर सकते हैं। अजाइल प्रोसेस मतलब ही अलग रहता है कि यहाँ पे क्या बोला है, इंक्रीमेंटल अप्रोच चलेगा। इंक्रीमेंटल का मतलब अभी जैसे मैंने आपको बताया कि चलो हम लोग को वीडियो कॉलिंग चाहिए, ठीक है, उसके साथ में मैं सपोज यहाँ पे बोल रहा हूँ कि मुझे चैटबॉट रिक्वायर्ड है, चैटबॉट ऑन आवर वेबसाइट, ठीक है, ऐसा मैंने लिख दिया, चैटबॉट ऑन योर वेबसाइट। सो अब देखो यहाँ पे आपको क्या बोल रहा है, गूगल क्लाउड बिल्ड योर चैटबॉट इजीली, आपको ये बता रहा है कि हम लोग अपना चैटबॉट बना सकते हैं खुद से। तो यहाँ से आपको एक रेडी वे में आपको यहाँ पे देखो ये वीडियो दिया हुआ है, हाउ टू डेवलप योर ओन चैटबॉट। सो आप ऐसा कोई अपना चैटबॉट बना सकते हैं। सो उसके बेस के ऊपर एक मिनट, ओके, सो एज यू कैन सी यहाँ पे हम लोगों को एक चैटबॉट अगर बना, आप देखो कि अगर ये सिर्फ एक छोटा सा वीडियो देखूंगा ना, तो यहाँ से मैं समझ सकता हूँ कि क्या चीज़ कैसे हम लोग कुछ बना सकते हैं, ठीक है, ध्यान से देखो। Creating conversational experiences across devices and platforms just got easier. Google Cloud introduces Dialogflow Customer Experience, a powerful new tool for creating advanced virtual agents. Dialogflow CX offers new functionality specifically designed for large-scale implementations. Interactive flow visualizations allow conversation builders to quickly see, understand, and edit their work. A state-based data model allows developers to reuse intents, intuitively define transitions, and handle supplemental questions. In a single virtual agent, separate flows let multiple teams work simultaneously. Plus, there's versioning and environments at the flow level. And you'll have the ability to run A/B experiments and split traffic. Turn any Dialogflow CX agent into an IVR experience with customizable options. Easily assess model performance through the analytics dashboard. Let's kick the tires to see how it works. When you create a new agent, a start flow with welcome intent is provided. Add more flows for more complex agents.
You can help customers find out your store location and hours. Start by creating intents for each. Creating an intent is easy. Just add some training phrases. Create the pages and route the matching intents to them. Now you're ready to try it out. A fully functioning bot in under 2 minutes. So देखो यहाँ पे अभी क्या बोला है कि हम लोगों को जब अगर ऐसा ऑटोमेटिक आंसरिंग मशीन या चैटबॉट अगर हम लोग बोलेंगे या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बेस पे कुछ चीज़ बना हुआ, तो वो आपको पूछता है कि ओके आपको प्री डिफाइंड आपके जो वेब पेजेस है उसके ऊपर कौन से टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, यूज़र पूछ सकता है. सो आप ऐसे क्वेश्चंस को ऑटोमेटिकली फीड कर दो और उसका आंसर बता दो. तो क्या होगा कि आपके जो भी कस्टमर्स या क्लाइंट्स विजिट कर रहे हैं उस पर, उनको कस्टमर केयर को कॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, है ना, वो मिनिमम होगा. सो ये आपका बेनिफिट होता है. सो यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि अगर हम लोग ऐसे चैटबॉट्स अगर इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, सो वो आपको कितना ज़्यादा हेल्प कर रहा है. सो देखो अभी हम लोगों के पास जो थियरी यहाँ पे दिया हुआ है उसमें हम लोग को क्या बोला है, एक जो होगा वो अजाइल प्रोसेस होगा जो इंक्रीमेंटल वे में काम करेगा. इंक्रीमेंटल मतलब थोड़ा थोड़ा चीज़ें हम लोग बनाते जाएंगे, उसको टेस्ट करेंगे, फिर वापस कुछ नया ऐड करेंगे. गेटिंग. जैसे आप देखो कि फेसबुक है, तो फेसबुक ने स्टार्टिंग में जैसा अगर कुछ चीज़ें उसने इम्प्लीमेंट फंक्शंस किए थे, उसके बाद में थोड़े टाइम उसने वापस मॉनिटर किया कि क्लाइंट्स जो है वो उनके फंक्शंस को कितना पसंद कर रहे हैं. एक बार वो उन्होंने मॉनिटर किया, उसके जो फंक्शंस है वो कितने सक्सेस है ये अगर उनको पता चल गया, तो वो लर्निंग के बेस के ऊपर देन अगेन क्या करेंगे, वापस वो 2-4 नए फंक्शन ऐड करेंगे आफ्टर 3-4-5 मंथ्स. So that's what we mean by incremental. मतलब as and when required, as and when technology changes और as and when demand changes, हम लोग क्यों कुछ नए चीज़ें जो है वो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं. तो यहाँ पे requirement changes जो रहते हैं वो काफ़ी easy रहते हैं, या प्रोसेस में भी अगर चेंजेस करना है वो भी काफ़ी easy रहता है. ठीक है. सो कस्टमर के रिक्वायरमेंट जैसे जैसे चेंज होते जा रहे हैं ना, वैसे हम लोग इसको ईजिली यहाँ पे टैकल कर सकते हैं. ये उसका बेनिफिट रहता है. सो यहाँ पे आपको क्या बोला है, इन प्रैक्टिस मोस्ट प्रैक्टिकल प्रोसेस इंक्लूड्स एलिमेंट ऑफ बोथ प्लान ड्रिवन एंड अजाइल प्रोसेस रहेंगे. सो कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, ये दोनों का कॉम्बिनेशन यूज कर रहे हैं हम लोग. दोनों का कॉम्बिनेशन कैसे हो गया कि कोई एक रिक्वायरमेंट जो मेरे पास आ गया है, 100% रिक्वायरमेंट आपको कोई प्रोजेक्ट का नहीं मिला है, सपोज 40% रिक्वायरमेंट आपके पास प्रॉपरली अवेलेबल है, और बाकी का कस्टमर ने बोला है कि जैसे जैसे हम लोग आगे प्रोजेक्ट बनाते जाएंगे वो अपने कंपनी में अपने बाकी जो कलीग्स है या जो उनके बोर्ड मेंबर्स हैं उनके साथ डिस्कस करेंगे और आगे के जो रिक्वायरमेंट्स है आपको देते जाएंगे. तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो 40% प्रोजेक्ट का रिक्वायरमेंट मेरे पास अभी अवेलेबल है उसके लिए मैं प्लान ड्रिवन अप्रोच फॉलो करूंगा, और जो रिक्वायरमेंट फ्यूचर में आने वाले हैं उसके लिए अजाइल प्रोसेस फॉलो करूंगा. सो दैट्स अ कॉम्बिनेशन. We have more practical processes which include both of this, plan driven जितने requirement मिले उसके लिए और जो नहीं मिले उसके लिए agile one. So process and project यही आपको यहाँ पे दिया है. यूजर नीड्स है, कुछ मिल गए उसको आप बना दो, सॉफ्टवेयर में ऐड कर दो, वापस अगर कस्टमर या आपका क्लाइंट जो है वो सेटिस्फाई हुआ कि नहीं वेरीफाई करो, वापस उसके कुछ न्यू नीड्स आए, वापस उसको धीरे धीरे ऐड करते जाओ. तो देखो ये जो एक एक लाइन है ना, ये आपके कस्टमर के अलग अलग नीड्स है जो बार बार आपके पास नए नए रिक्वायरमेंट्स आ रहे हैं, और उसको हम लोग धीरे धीरे इंप्लीमेंट कर रहे हैं इन आर प्रोजेक्ट, और उसी का यहाँ पे आपको एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है. सो आई होप दिस इज वेरी 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 क्लियर टू एवरीवन. एनी डाउट्स? जो भी अभी तक हम लोगों ने डिस्कस किया जल्दी से बताओ. किसी को भी कोई डाउट्स है? Yes, sir. हाँ, सो आई होप नो डाउट. ओके, ठीक है ठीक है. सो विल कंटिन्यू विद आवर टॉपिक्स देन. Yes, sir. कंपोनेंट सॉफ्टवेयर प्रोसेस क्या बोला है, एज डिफाइंड अबव प्रोसेस इज सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स. जहाँ पे सबसे पहले सपोज मैं बोल रहा हूँ कि हम लोग यूज़र का साइन इन या लॉग इन वाला पार्ट बना रहे हैं, या उसके पहले साइन अप बना रहे हैं, बाद में उसका प्रोफाइल पेज डेवलप करेंगे, उसके साथ में हम लोग उसका डेटाबेस बनाते जाएंगे, बाद में हम लोग प्रोफेसर्स के लिए साइन अप लॉग इन डेटाबेस बना रहे हैं. तो ये क्या हो गया, सर्टन स्टेप्स हम लोग फॉलो कर रहे हैं बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट प्रोवाइडेड फ्रॉम द यूजर्स साइड टू अचीव अ गोल. आपका गोल क्या है, एक फाइनल कॉलेज सॉफ्टवेयर सपोज बनाना है, दैट्स आवर गोल. नाउ सिंस मेनी डिफरेंट गोल्स मे हैव टू बी सेटिस्फाइड, लाइक
एक ही सॉफ्टवेयर के ऊपर प्रोफेसर, स्टूडेंट्स, प्रिंसिपल, हर कोई काम कर रहा है, हर कोई काम करने वाला है, तो हर किसी के अलग अलग एक्सपेक्टेशंस है अपने अपने। तो उसके हिसाब से आपके जो भी मल्टीपल मॉड्यूल्स बनेंगे ना, वो हर एक मॉड्यूल के अपने अलग अलग गोल्स आपको अचीव करने पड़ेंगे, वही हम लोग यहाँ पे बता रहे हैं। सो मल्टी प्रोसेसेस आर नीडेड, जहाँ पे हम लोग अलग अलग मॉड्यूल्स के लिए अलग अलग एक टास्क, एक प्रोसेस फॉलो करेंगे, जिससे हम लोग वो मॉड्यूल को यूज करने वाले यूजर्स को मैक्सिमम लेवल तक सेटिस्फाई कर पाए, मतलब एटलीस्ट उनके जो कॉमन रिक्वायरमेंट्स है वो तो हम लोग दे पाए। अब कॉमन रिक्वायरमेंट्स कैसे पता चलेगा, तो सपोज मैंने 10 स्टूडेंट का इंटरव्यू लिया और वो 10 के 10 स्टूडेंट जो है उनके कोई स्पेसिफिक जो रिक्वायरमेंट है वो कॉमन निकले, और थोड़े थोड़े हर किसी ने अलग अलग अपने यूनिक रिक्वायरमेंट दिए। तो 10 में से 8 स्टूडेंट ने जो मोस्ट कॉमन रिक्वायरमेंट बोले हैं ना, वो हम लोग का प्रायोरिटी हो गया, वो हम लोग का गोल हो गया, जिसको हम लोग अचीव करने का ट्राई करेंगे। और इसके आगे क्या बोला है कि यहाँ से बहुत सारे लोग जो आपको ये रिक्वायरमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, दे आर नॉट कंसर्न विद सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, बराबर है, क्योंकि अब यहाँ पे देखो वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को कंफर्म इम्पैक्ट करेगा ही। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का मतलब क्या हो गया, जो आज मैंने आपको सिखाया कि चैटबॉट रेडी है, उठाओ उसको, गूगल मैप एपीआई रेडी है, उसको इंटीग्रेट करो, देन वीडियो कॉलिंग फैसिलिटी अवेलेबल है, उसको ऐड करो। तो अब ऐसे 10 चीज़ें हम लोग के पास अवेलेबल है अलग अलग, उसको ऐड करते जाओ आप, और उसके साथ में अभी यूजर के जो स्टैटिक रिक्वायरमेंट है उसको आप खुद से कोड करो, खुद से डेवलप करो, गेटिंग। सो अब यहाँ पे वही है कि हम लोग के पास ये जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बोलते हैं इसको, और ये कंफर्म आपका डेवलपमेंट को इम्पैक्ट करेगा। अगर आपने ये इंजीनियरिंग स्टेप्स प्रॉपर फॉलो नहीं किए तो आपको पता ही नहीं है कि ओके ये सारी चीज़ें अवेलेबल है या ये कुछ मिसिंग है, उसको ही आपको डेवलप करना है, सारी चीज़ों को आपको खुद से डेवलप नहीं करना है। सो बहुत बार क्या होगा, आपको नहीं पता है कुछ चीज़ें, उसके लिए भी आप मेहनत करते रहेंगे। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग आपको बताता है कि आप जाओ चीज़ों को एक्सप्लोर करो, और उसके साथ में आपको अगर नहीं पता है तो आप कोई एक्सपीरियंस जो डेवलपर्स रहेंगे उनका हेल्प लो, उनके पास से रिव्यूज लो। सो यहाँ पे आपको क्या बोला है, दिस कुड बी कंसिडर्ड एज नॉन सॉफ्टवेयर प्रोसेस, बिजनेस प्रोसेस, सोशल प्रोसेस रहेंगे। सोशल प्रोसेस मतलब आज के टाइम पे, आज के जनरेशन में स्टूडेंट्स या जो हम लोग के टीनेजर्स है, उनके क्या एक्सपेक्टेशन रहते हैं, वो मोस्टली हर एक चीज़, हर एक कोई प्लेटफॉर्म पे जाते हैं तो क्या कौन से कॉमन फंक्शंस रहते हैं, तो ऐसे ही कुछ कॉमन फंक्शंस जो है वो हम लोग को यहाँ पे भी ऐड करने पड़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉन्ट माई स्टूडेंट टू एक्सेस कॉलेज वेबसाइट। तो अब आज के जो स्टूडेंट्स है, आज का जो जनरेशन है, उनको आदत क्या है कि आपका अगर कहीं पे कोई प्रोफाइल है जहाँ पे आके आप थोड़ा बहुत टाइम पास कर सको और उसके साथ आप काम कर सको, तो अगर मैं एकदम वो थकेला गवर्नमेंट के जैसा अगर वेबसाइट बनाऊंगा तो कोई स्टूडेंट आके वहाँ पे देखना भी नहीं है। तो मुझे अगर मेरे स्टूडेंट्स को अगर कॉलेज वेबसाइट के ऊपर इन्वॉल्व रखना है विद डिफरेंट एक्टिविटीज़, तो मुझे भी कुछ आज के टाइम के जैसे यूनिक फंक्शंस या फीचर्स जो है ना, वो मुझे कॉलेज वेबसाइट पे ऐड करने पड़ेंगे, जिससे दे ऑल्सो स्टार्ट यूजिंग और दे एक्टिवली पार्टिसिपेट ऑन दैट वेबसाइट। अब देखो क्या बोला है, द प्रोसेसेस दैट डील विद द टेक्निकल एंड मैनेजमेंट इशू ऑफ अ सॉफ्टवेयर आर कलेक्टिवली कॉल्ड सॉफ्टवेयर प्रोसेसेस। बहुत सिंपल है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। उसके बाद क्या बोला है, ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट मेनी प्रोडक्ट्स आर प्रोड्यूस्ड विच आर टिपिकली कंपोज्ड ऑफ मेनी आइटम्स। एग्जाम्पल, आपके पास फाइनल सोर्स कोड जो रहेगा, तो आपने क्या किया है, फाइनल सोर्स कोड आपका बहुत बड़ा रहेगा, वो आप अलग अलग 15, 20, 50, 100 फाइल आपके अलग अलग कंबाइन होंगे तब आपका फाइनल सोर्स कोड बनेगा। मतलब ऐसे ही आप जब 20-50 अलग अलग प्रोसेसेस जो आपने छोटे छोटे फॉलो किए रहेंगे वो सबको कंबाइन करेंगे तब जाके तो आपका फाइनल एक सॉफ्टवेयर बनेगा, राइट। सो वो बेसिक पॉइंट्स आपको दिए, अब यहाँ पे वापस ज़्यादा एक्सप्लेन करने के लिए नहीं है, यहाँ से हम लोग डायरेक्ट समझ सकते हैं। सॉफ्टवेयर प्रोसेस क्या बोला है, एज यू कैन सी, प्रोडक्ट इंजीनियरिंग प्रोसेस होगा और प्रोडक्ट मैनेजमेंट प्रोसेस रहेगा। देखो इंजीनियरिंग मतलब किस पे हम लोग फोकस कर रहे हैं, सबसे पहले तो यहाँ पे डेवलपमेंट पे फोकस होगा, देन जो चीज़ हम लोग डेवलप कर रहे हैं उसको हम लोग कैसे हैंडल करने वाले हैं, कैसे मैनेज करने वाले हैं उसके ऊपर, और जो अलग अलग चीज़ें, जैसे मैंने आपको क्या बोला, सर्टेन चीज़ें हम लोग खुद से डेवलप करेंगे, और चैटबॉट में कोई एक वेबसाइट से ले रहा हूँ, गूगल मैप एपीआई में कनेक्ट कर रहा हूँ, एंड देन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या वीडियो कॉलिंग फैसिलिटी में कोई और जगह से डाल रहा हूँ। तो ये अलग अलग चीज़ें जो हम लोग साथ में कन्फिगर करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको देखना है कि ये जो 10 चीज़ें हम लोगों ने 10 अलग जगह से बोरो किया है वो साथ में कैसे वर्कआउट होगा। दैट इज़ व्हाट वी मीन बाय सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट। ये सबको कंबाइन करो और उसके बाद ये सारे आपके एक प्लेटफॉर्म पे, जो नॉर्मल आपका मोबाइल या कुछ है उसके ऊपर प्रॉपरली रिएक्ट कर रहे हैं, प्रॉपर वर्कआउट हो रहा है क्या, ये देखेंगे।
और उसके बाद ये जो भी प्रोसेसेस है उसको हम लोग एक लिमिट में मैनेज कैसे करेंगे, बराबर है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हर एक दूसरा चीज़ हम लोगों को अच्छा लगा ऑनलाइन तो हम लोगों ने उठा के डाल दिया। इट शुड नॉट हैपन दिस वे, बिकॉज आप देखो कि अगर मैंने अभी आपको बताया कि ओके रेडी फैसिलिटी आपको जो वीडियो कॉलिंग का वो वहाँ पे अवेलेबल है, तो अब क्या होगा कि अगर मैंने यूज़र ने आपके पास से सिर्फ वीडियो कॉलिंग फैसिलिटी डाला मांगा है, लेकिन आपने उसको चैट फैसिलिटी भी दे दिया, ये वो सारे फैसिलिटी दे दिए, क्यों? थर्ड पार्टी से आपने वो उठा के रखा है इसके लिए। अब आपका सॉफ्टवेयर अगर ज़्यादा हैवी हो रहा है ना, तो आपको मैनेज भी करना पड़ेगा। मैनेज करने का मतलब है जो सर्टन अननेसेसरी चीज़ें रहेंगे उसको कैसे हटाना है, आपके सॉफ्टवेयर को लाइट कैसे करना है, वो भी देखना पड़ेगा। सो जब अगर हम लोग ऐसी कोई चीज़ें रेडी उठा के इम्प्लीमेंट कर रहे हैं अपने प्रोजेक्ट में, तो आपको इसके ऊपर भी फोकस रखना है कि ये जो मल्टीपल 3-4 अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के APIs हम लोग कंबाइन कर रहे हैं या रेडी फंक्शनलिटी हम लोग कंबाइन कर रहे हैं, तो कहीं पे ऐसा प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए कहीं पे भी कि वो जो चीज़ें हम लोग कंबाइन कर रहे हैं ना, वो आपके प्लेटफॉर्म को ज़्यादा ओवरलोडेड या ज़्यादा हैवी बना रहा है। ओके, सो यहाँ तक हम लोगों का एक पूरा टॉपिक, एक बड़ा सा चैप्टर खत्म होता है यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद में यहाँ से हम लोगों का न्यू टॉपिक, न्यू चैप्टर चालू होता है, दैट इज SDLC, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस मॉडल्स। ओके, सो एक प्रॉपर प्रोफेशनल प्रोजेक्ट बनाने के लिए TY में अभी जो मैंने स्टेप्स बोले, अभी जो मैंने कुछ आपके साथ टॉपिक शेयर किए, एग्जाम्पल्स शेयर किए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप लाइव प्रोजेक्ट अगर TY के लिए सिलेक्ट कर रहे हो ना, तो अभी के चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे, काम आएंगे आपके, ठीक है। और उसके साथ में आपको अगर वेबसाइट बना रहे हैं तो हम लोग वो वेबसाइट को लाइव कैसे करेंगे, वो सारे स्टेप्स भी आपको देखने पड़ेंगे। सो वो आगे आगे हम लोग कहीं ना कहीं हम लोगों का थियोरी में जैसे एग्जाम्पल्स आएंगे वहाँ पे मैं डिस्कस करते जाऊँगा। बट यहाँ पे मैंने आपके साथ ऑलरेडी हम लोगों के जो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स या पॉइंट्स हैं वो मैंने शेयर किया है। अब आप अभी अगर आपने TY का क्या प्रोजेक्ट आप बनाने वाले हो वो डिसाइड नहीं किया है, नो प्रॉब्लम। एक बेसिक कुछ आइडिया भी अगर आपके पास रहेगा तो उसके बेस के ऊपर आपका प्रोजेक्ट कैसे बनेगा उसको इम्प्लीमेंट करना, एक रफ डायग्राम, एक रफ डॉक्यूमेंट बनाना चालू करो, सो दैट आपको काफ़ी कुछ आइडिया मिल जाएगा। TY में आपको बहुत कम प्रॉब्लम्स होंगे, ठीक है। अदरवाइज TY में आपको ये प्रॉब्लम्स जो है वो बढ़ जाएंगे और फाइनली फिर वो सबमिशन जो है वो टाइम पे नहीं होता है। एक्सटर्नल कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है वो हम लोग को समझ में नहीं आ रहा है, और इंटरव्यू में जब हम लोग जाते हैं ना तो वहाँ पे भी आपने TY में क्या प्रोजेक्ट बनाया ना उसके लिए वो बहुत ज़्यादा आपको क्वेश्चन करते हैं। तो अगर वहाँ पे भी अगर आपको क्लियर आइडिया नहीं है कि आपने TY में क्या प्रोजेक्ट बनाया था, तो अगेन दैट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम। ओके, एनीवन, एनी डाउट्स? ठीक है, सो इफ यू डोंट हैव एनी डाउट्स तो नाउ विल अगेन कंटिन्यू विथ आवर टॉपिक। अब यहाँ पे आपको नेक्स्ट जो पॉइंट बोला है वो है टाइप्स ऑफ। ऊपर मैंने आपको जो भी कुछ एग्जाम्पल बताया ना वो सब यहाँ पे अगर आप देखेंगे, अब आपको यहाँ पे समझना है। सबसे पहले तो आपको ऊपर डिसाइड करना है, ऊपर जो हम लोगों ने चैप्टर पढ़े उसमें हम लोगों ने ये देखा कि आपको सॉफ्टवेयर बनाना है तो एग्जैक्टली आप क्या स्टेप्स फॉलो करेंगे, क्या क्या चीज़ें आपको कंसिडर करना चाहिए, वो सारे बेसिक पॉइंट्स थे। यहाँ पे आप कौन से टाइप का सॉफ्टवेयर है तो उसको डेवलप करने के लिए कौन सा मॉडल फॉलो करोगे, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मॉडल। सो यहाँ पे जैसे आपको एक एग्जाम्पल के लिए दिया है, प्रोटोटाइप है। प्रोटोटाइप मतलब डमी मॉडल, रियल का डमी बनाएंगे। स्पाइरल अप्रोच है, जैसे फेसबुक या प्रोफेशनल दूसरे जो साइट्स है वो फॉलो करते हैं। स्पाइरल का मतलब एक पार्ट आपने बना दिया, उसको एनालाइज करो, इवेल्युएट करो, वापस उसमें अगर आपको लगता है कि कहीं पे कोई फंक्शंस मिसिंग है तो और एक प्रोजेक्ट डेवलपमेंट का साइकिल चलेगा जिसमें हम लोग वापस छोटे मोटे कुछ फंक्शंस ऐड करेंगे। देन उसके बाद में वापस आपको लगता है कुछ चीज़ मिसिंग है तो वापस हम लोग का एक साइकिल चलेगा नए रिक्वायरमेंट्स के साथ में, देन वापस चलेगा। सो इट गोज ऑन। देन सबसे स्टैटिक और सबसे पुराना जो मॉडल है वो है वाटरफॉल मॉडल, ठीक है। बहुत बेसिक है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो वो देख के ही समझ में आता है वाटरफॉल क्या रहेगा। ओके, अब प्रोटोटाइप बनाना जो है ना वो बहुत ज़रूरी रहता है। बहुत बार जैसे अभी हम लोगों ने प्रीवियस टॉपिक में पढ़ा कि क्लाइंट के साइड से बहुत बार रिक्वायरमेंट्स जो आपको मिलता है और क्लाइंट को समझाना कि उसके जो रिक्वायरमेंट मिले उसके बेस के ऊपर एग्जैक्ट उसका प्रोजेक्ट कैसे लगेगा। तो वो टाइम पे हम लोग क्या,
जाऊंगा विक्स पे, बराबर है, wix.com पे जाऊंगा। यहाँ से जाके मैं कोई एक डमी वेबसाइट जो है वो यहाँ से मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ। लाइक यहाँ पे आपको क्या बोला है, क्रिएशन। तो अभी यहाँ पे आपको अगर खुद से कोई वेबसाइट क्रिएट करना है तो यहाँ पे आपको देखो वेबसाइट के डिजाइन या वेबसाइट के टेम्पलेट्स दिए हुए हैं। तो अभी यहाँ से मैं कोई टेम्पलेट्स सिलेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। और ये टेम्पलेट सिलेक्ट करने का एडवांटेज, जैसे मैंने बोला, एडवांटेज क्या रहेगा कि यहाँ पे आपके पास उसका काफ़ी सारा जो बेसिक कोड है ना वो रेडी रहेगा, ठीक है। जैसे देखो ये ऑनलाइन लेसन्स आज के टाइम पे सबसे ज़्यादा पॉपुलर ये वाला है। तो मैंने इसको क्या किया, डेमो देख रहा हूँ मैं इसका। अब जब डेमो देख रहा हूँ मैं इसका, तो इसके साथ में देखो यहाँ पे मुझे बता रहे कि ओके कैसा अट्रैक्टिव एक पार्ट बनना चाहिए। सो जैसे यहाँ पे आपका ऊपर मेन्यू आएगा, देन यहाँ से आपका ये इमेज आ रहा है, देन आप यहाँ से एक बटन आएगा जहाँ से आप अपने लेसन्स को चेक कर सकते हो, बुक कर सकते हो, रजिस्टर कर सकते हो, कौन से सब्जेक्ट के लिए आपको लेसन्स देखना है वो यहाँ पे दिया है। अब देखो ये कोई लिंक नहीं है, जब हम लोग प्रोफेशनली इसको एडिट करेंगे तो ये सारे लिंक में कन्वर्ट होंगे। इस पर क्लिक करूँगा तो मैं हिस्ट्री वाले लेसन्स पे जाऊँगा, इस पर क्लिक करूँगा तो मैथ्स वाले लेसन्स पे जाऊँगा। और उसके साथ में इसको हम लोग और मॉडिफाई करेंगे। मॉडिफाई करने का मतलब है कि मैं इसको स्टैंडर्ड वाइज कन्वर्ट करूँगा और वो स्टैंडर्ड के जो सब्जेक्ट्स रहेंगे वो यहाँ पे बताऊँगा मैं। सो ये क्या हो गया, ये डमी मॉडल हो गया एक। ये जो डेमो जो है ये आपका एक प्रोटोटाइप हो गया, रियल वेबसाइट कैसा दिखेगा उसका प्रोटोटाइप हो गया। अब एक स्कूल के लिए अगर ऑनलाइन लेसन्स के लिए अगर हम लोग वेबसाइट बनाते हैं तो उसमें ये एक ही पेज थोड़ी होगा, उसमें बहुत सारे पेजेस रहेंगे, राइट। और उसमें यहाँ पे देखो ये जो अलग अलग पैकेजेस दिए हुए हैं, तो उन्होंने डमी बताया कि यहाँ पे आपके पैकेजेस आएंगे। जैसे यहाँ पे उन्होंने बताया कि ओके आप 4 लेसन के लिए इतना, 8 लेसन के लिए इतना, ये कुछ आपको डमी चार्जेस बोले हैं। लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, उसको हम लोग अपने वे में यहाँ पे अपडेट करेंगे, एडिट करेंगे। ये प्रोटोटाइप्स होते हैं, दिस इज व्हाट वी मीन बाय प्रोटोटाइप मॉडल। सो यहाँ पे आपको ऐसे ही प्रोटोटाइप बताया हुआ है कि रियल जो वेबसाइट बनेगा उसका प्रोटोटाइप कैसा दिखेगा वो, ठीक है। स्पाइरल, ये तो प्रोफेशनल वेबसाइट जो हम लोग बनाते हैं जिसमें एक साथ सारी चीज़ें ऐड नहीं करते, धीरे धीरे ऐड करते हैं। जैसे फेसबुक को अभी फ्यूचर में और बहुत सारी चीज़ें ऐड करने, इम्प्लीमेंट करने, व्हाट्सएप बहुत अभी सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट करने हैं उसको। तो देखो अभी बहुत टाइम से चल रहा है कि हाँ व्हाट्सएप जो है वो अपने व्हाट्सएप जो है वो आपको पेमेंट ऑप्शंस देने वाला है, लेकिन इतना जल्दी उसने इम्प्लीमेंट नहीं किया ना, क्योंकि वो उसने जो ऑलरेडी फंक्शंस डाले हैं, देन अभी अगर नया फंक्शन ऐड करेगा उसके प्रॉस कॉन्स क्या रहेंगे ये समझेगा पहले वो, उनके यूजर्स को कितना डिफिकल्टी होगा, कितना बेनिफिट होगा ये देखेगा, बाद में वो कुछ चीज़ें ऐड करेगा, ऐसे ही ऐड नहीं करेगा वो, ठीक है। सो यहाँ से देखो आपका फर्स्ट पॉइंट चालू होता है वाटरफॉल मॉडल। अब वाटरफॉल मॉडल में कहीं पे भी अगर आप देखेंगे ना तो आपको यहाँ पे फिजिबिलिटी वर्ड आएगा। हम लोगों ने फिजिबिलिटी समझा है, बेसिक टाइप्स ऑफ फिजिबिलिटी समझते हैं, टाइप्स ऑफ फिजिबिलिटी स्टडी इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे टाइप्स ऑफ फिजिबिलिटी स्टडी जो है ना, आपको मेनली हम लोग जो सबसे ज़्यादा फोकस करते हैं ना वो आपके 4 टाइप के फिजिबिलिटी स्टडी रहते हैं, ओके। ये वाले देखो, नोट कर लेना, ये 4 टाइप के मेन फिजिबिलिटी स्टडीज है आपके। कौन से 4 है? फिजिबिलिटी स्टडी क्या बोला है, एनालिसिस ऑफ अ प्रपोज प्रोजेक्ट टू डिटरमाइन वेदर इट इज फिजिबल, मतलब ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है क्या, कौन से बेसिस पे वो प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि नहीं। तो सबसे पहले तो इकोनॉमिक वे में, मतलब आप अगर उसमें 10 लाख अगर इन्वेस्ट करने वाले वो प्रोजेक्ट में, तो उसके रिटर्न में वो आपको कितना बेनिफिट, कितना प्रॉफिट और ऐड करेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम लोग अगर ऑनलाइन क्लासेस का एक वेबसाइट अगर चालू कर रहे हैं सपोज, ठीक है, और ये जो मैं क्लासेस का वेबसाइट चालू करूँगा इसका कॉस्टिंग सपोज मुझे 5 lakhs जा रहा है, क्योंकि पूरा स्कूल के लिए हम लोग बना रहे हैं, तो बहुत सारे वीडियोस, बहुत सारे स्टूडेंट्स एक्सेस करेंगे। सो हम लोगों को अलग अलग बहुत सारे चीज़ें परचेस करना पड़ेगा, नए अपडेटेड बेस्ट क्लाउड के प्लान्स जो है वो परचेस करने पड़ेंगे। तो मेरा उतना बजट है, फर्स्ट थिंग। दूसरी बात, अगर बजट है तो अगर मैं उतना इन्वेस्ट करूंगा तो मुझे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना मिल रहा है। लाइक अगर 10 लाख अगर मैं बैंक में रखूंगा तो बैंक मुझे मिनिमम अगर बोलेंगे हम लोग तो मिनिमम आपको वहाँ पे वो 8% इंटरेस्ट तो देता ही है, बराबर है। सो अगर 8% इंटरेस्ट अगर आपको वहाँ पे मिल रहा है, सपोज 8% जितना अगर इंटरेस्ट आपको मिल रहा है वहाँ पे, तो जब मैं अगर प्रोफेशनली 10 lakhs अगर इन्वेस्ट कर रहा हूँ कोई एक सॉफ्टवेयर में, तो वो टाइम पे सबसे पहले तो मैंने इतना मेहनत किया, डेवलपर टीम के साथ बैठ के बहुत ज़्यादा मगजमारी किया,
और उसके बाद 1 साल लगा मुझे ये पूरा सॉफ्टवेयर बनाने में। तो जब अभी ये 1 साल का मेरा मेहनत सब कुछ है प्लस 10 लाख मैंने इन्वेस्ट किया है, तो उसके बाद में मेरा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बैंक से मिलने वाले रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट से अगर कम है तो ये इकोनॉमिकली फिजिबल है ही नहीं इतना पैसा ऐड करना। ये फिजिबिलिटी स्टडी होता है। टेक्निकल फिजिबिलिटी, मैं बोल रहा हूँ कि आजकल जो भी ज़्यादा स्टूडेंट्स रहेंगे आपके, वो ऑनलाइन लेसन्स जो अटेंड करेंगे ना वो मोबाइल से करते हैं मोस्ट ऑफ, और 40% जो है वो सपोज कंप्यूटर से या वेबसाइट से करते हैं। तो अगर मैं ऐसे प्राइवेट लेसन्स के लिए कोई एक वेबसाइट बना रहा हूँ तो सिर्फ वेबसाइट बनाना एक रिक्वायर्ड चीज़ नहीं है। मुझे इसको, ये देखो यहाँ पे इसको ने ऑप्शन दिया है ना, ये मोबाइल के लिए भी अवेलेबल होना चाहिए। सो ये सेम चीज़ अगर मैं मोबाइल पे देखूंगा तो वो कैसा दिखेगा वो आपको बता रहा है। मतलब ये मेरे लिए काम का चीज़ है कि अगर मैं वेबसाइट पे देखूंगा तो ऐसा दिखेगा और मोबाइल पे देखूंगा तो ऐसा दिखेगा। मतलब यहाँ पे क्या हो गया, जब अगर मैं टेक्निकल फिजिबिलिटी की बात करूंगा तो अगर सिर्फ मैं वेबसाइट बना रहा हूं तो रिस्क क्या हो गया, रिस्क ये है कि ओनली 40% पीपल गॉट लैपटॉप और कंप्यूटर एट देयर होम, लेकिन मोस्ट ऑफ 100% यूजर्स जो है उनके पास स्मार्टफोन तो कंफर्म है। तो अगर उनके पास लैपटॉप नहीं है ना तो वो ऑनलाइन लेक्चर्स या क्लासेस जो है वो कहाँ से अटेंड करेंगे, फ्रॉम अ मोबाइल डिवाइस। तो अगर वो मोबाइल डिवाइस से अगर अटेंड कर रहे हैं वो सारी चीज़ें, तो वो टाइम पे आप सिर्फ वेबसाइट बनाओगे तो वो रिस्क पे है, क्योंकि आपके ज़्यादा यूजर्स यूज़ ही नहीं कर पाएंगे वो। सो बहुत सारे यूजर्स जो है उनको ऑनलाइन लेसन यहाँ पे उसका बेनिफिट मिलेगा ही नहीं। तो ये क्या हो गया, दिस इज द फेलियर ऑफ योर प्रोजेक्ट बिकॉज ओनली 40% यूजर्स आर एबल टू एक्सेस इट और गेट द एक्सेस ऑफ दिस। सो उसके लिए 100% यूजर्स उसको एक्सेस कर पाए, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी आप नया डेवलपमेंट कर रहे हो उसके आपके 2 पार्ट बनाने पड़ेंगे। एक जो आपका लैपटॉप या कंप्यूटर पे चल पाए ऐसे वाला, और दूसरा जो आपका मोबाइल पे चल पाए ऐसे वाला। सो दैट इज टेक्निकल फिजिबिलिटी, है ना। कंट्रोल एफिशिएंसी कितना रहेगा, एफिशिएंसी मतलब अगर यहाँ पे एक साथ अगर बहुत सारे यूजर्स जो है सपोज 500 यूजर्स जो है वो एक साथ ऑनलाइन मोबाइल ऐप पे आ रहे हैं और 400-500 यूजर्स एक साथ वेबसाइट पे आ रहे हैं, तो अब सब जब साथ में अगर लेसन कोई एक वीडियो लेसन अगर देख रहे हैं सपोज साइंस का, तो वो टाइम पे साइंस के ऊपर सबसे ज़्यादा प्रेशर है वीडियोस के ऊपर, बिकॉज इतने सारे रिक्वेस्ट एक साथ आ रहे हैं मोबाइल पे भी और लैपटॉप पे भी। तो वो टाइम पे आपका सिस्टम कितना एफिशिएंटली ये सारे रिक्वेस्ट या सर्विसेज को हैंडल करेगा वो देखेंगे। शेड्यूल फिजिबिलिटी मतलब ये जो भी कुछ हम लोग बनाने वाले हैं ये सब कुछ आपको अभी आने वाले जो एग्जाम्स जो आ रहे हैं सपोज 2 महीने के बाद में या 3 महीने के बाद में, वो टाइम के अंदर ये खत्म करना है, सो दैट जो स्टूडेंट जो है वो ऑनलाइन लेसन्स देख पाए और ऑनलाइन एग्जाम दे पाए। सो आपके पास टाइम जो है, शेड्यूल जो है वो आपको ये वे में बनाना है कि 2 महीने या 3 महीने के अंदर ये आपको सब कुछ खत्म कर पाओ। दैट इज अ शेड्यूल फिजिबिलिटी। मतलब बनाने के लिए तो आप बहुत कुछ बना सकते हो, लेकिन उसके साथ में ये देखो कि आपके पास उतना टाइम भी है क्या, गेटिंग। सो ये 4 टाइप के फिजिबिलिटी स्टडी होते हैं आपके। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे वाटरफॉल के अंदर आपको क्या बोला है, सिस्टम फिजिबिलिटी, जिसके अंदर ये चारों फिजिबिलिटी जो है 1 by 1 हम लोग एक स्टेप में परफॉर्म करते जाएंगे। फिजिबिलिटी स्टडी का मतलब समझा, कुछ चीज़ अगर हम लोग बना रहे तो उसको हम लोग वैलिडेट करेंगे। सिस्टम रिक्वायरमेंट अगर मुझे मिल रहा है तो यहाँ पे मैं वैलिडेट करके फिजिबिलिटी स्टडी सबमिट करूंगा कि ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए क्या, या कोई एक स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर अवेलेबल है जिसको हम लोग रेडीली यूज़ कर सकते हैं। जैसे अगर गूगल मीट जैसे सर्विसेज जो है वो स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर है, वो रेडीली अवेलेबल है, तो हम लोग अपना खुद का ऐसा कोई सॉफ्टवेयर क्यों बनाए, हम लोग इसी को रेंट पे ले सकते हैं ना, जो काफ़ी हम लोग को सस्ता पड़ेगा कंपेयर टू डेवलपिंग आवर ओन। सो ये होने के बाद में फिजिबिलिटी स्टडी होने के बाद में फिर हम लोग क्या करेंगे, रिक्वायरमेंट जो मिले उसको एनालाइज करके अपना प्रोजेक्ट प्लान करेंगे, और वो प्रोजेक्ट प्लानिंग रिक्वायरमेंट को मैच कर रहा है क्या, ये वैलिडेट करने के बाद में वो रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट जो है वो हम लोग सबमिट करेंगे फॉर डिजाइनिंग। अब डिजाइनिंग के अंदर आपके 3 टाइप के डिजाइन आएंगे। इसमें कौन से 3 टाइप के डिजाइन आएंगे, आर्किटेक्चरल, हाई लेवल और डिटेल डिजाइन। अब ये सारे डिजाइन आपके जो ये रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट आया था उससे मैच हो रहे हैं, अगर ये वेरीफाई करने के बाद में डिटेल डिजाइन वाला डिटेल डिजाइन बनाने के लिए आगे पास ऑन करेंगे। डिटेल डिजाइन वेरीफाई करने के बाद में ये डिटेल डिजाइन जो है वो हम लोग ये डिजाइन डॉक्यूमेंट जो है हम लोग डेवलपर को पास ऑन करेंगे, जो ये डिटेल डिजाइन के बेस के ऊपर डेवलपमेंट चालू करेंगे। आपने जो डेवलपमेंट किया है उसको एक बार वेरीफाई करेंगे कि ओके करेक्ट डेवलपमेंट हुआ है क्या, एंड ये जो डेवलपमेंट है वो आपके डिटेल डिजाइन डॉक्यूमेंट से मैच कर रहा है। अगर
कर रहा है तो ठीक है। तो फिर जो आपने ये प्रोजेक्ट्स या कोडिंग किया हुआ है, ये प्रोग्राम्स को हम लोग टेस्टिंग के लिए भेजेंगे, और टेस्टिंग में हम लोगों ने ऑलरेडी उसके टाइप्स पढ़ लिए है, बराबर है। यूनिट टेस्ट आएगा, इंटीग्रेशन आएगा, इंटीग्रेशन के अंदर टॉप डाउन बॉटम अप आएगा, देन सिस्टम टेस्ट आएगा, सिस्टम टेस्ट के अंदर परफॉर्मेंस टेस्ट, ऑपरेशनल टेस्ट, सिक्योरिटी, पोर्टेबिलिटी आएगा, देन कम्स एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस के अंदर अल्फा बीटा आएगा। सो ये सारे जो टेस्टिंग कर लिया हम लोगों ने, उसके बाद में टेस्ट रिपोर्ट जो है आपके, वो हम लोग फाइनली क्लाइंट साइड पे भेजेंगे, और उसके बेस के ऊपर हम लोग के साइड से एक टीम जाएगा जो क्लाइंट साइड पे ये सॉफ्टवेयर को डिप्लॉय या इंस्टॉल कर देगा, प्लस उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड कर देगा कि ये सॉफ्टवेयर यूज कैसे करना है। एक बार इंस्टॉलेशन का रिपोर्ट अगर सक्सेस आ गया तो फिर हम लोग अपने सॉफ्टवेयर को कहाँ पे लेके जाएंगे, मेंटेनेंस वाले पार्ट पे, जहाँ पे 4 टाइप के मेंटेनेंस हम लोग कंटिन्यूसली ये सॉफ्टवेयर पे अप्लाई करते रहेंगे। करेक्टिव मेंटेनेंस, अडेप्टिव मेंटेनेंस, परफेक्टिव मेंटेनेंस एंड प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। सो दिस इज योर वाटरफॉल, ठीक है। ये एकदम टेक्निकल वाला डायग्राम है। जब हम लोग इसको सिंपल भाषा में अगर समझते हैं तो उसका डायग्राम ऐसा होता है। रिक्वायरमेंट गैदरिंग एनालिसिस, फिजिबिलिटी स्टडी आएगा, देन सिस्टम डिजाइन आएगा, वो डिजाइन के बेस के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन आएगा, देन टेस्टिंग आएगा, टेस्टिंग के बाद में आपने यूजर साइड पे इसको डिप्लॉय कर दिया, इंस्टॉल कर दिया, और फिर मेंटेनेंस है, सिंपल। सो देखो टेक्निकली जब हम लोग चीज़ों को समझते हैं ना, तो एक पार्ट के अंदर दूसरे पार्ट ऐसे लिंक्ड रहता है, और जब आप ऊपर ऊपर से समझते हैं ना तो आपको इतना ही दिखता है। ये आपका वाटरफॉल मॉडल है, जो मोस्ट ऑफ कहीं पे भी अगर आप गूगल करेंगे ना, ये वाला दिखेगा। ये मेन टेक्निकल पार्ट है, ऐसे हम लोग चीज़ों को फॉलो करते हैं। ये आपको हर जगह पे पॉसिबल नहीं रहेगा, ये हम लोगों को समझना है, क्योंकि वाटरफॉल को वापस हम आगे बहुत सारी जगह पे रीयूज करने वाले हैं। पूरे प्रोजेक्ट बनाने के लिए नहीं, प्रोजेक्ट के छोटे छोटे पार्ट बनाने के लिए ये आर्किटेक्चर, ये पैटर्न हम लोग फॉलो करते हैं, याद रखो। सो ये डायग्राम तो बहुत सिंपल है, अब ये एक्सप्लेन करने की मुझे ज़रूरत भी नहीं है। सो ये उसी का एक्सप्लेनेशन दिया आपको, रिक्वायरमेंट गैदरिंग, डिज़ाइन क्या होगा वो। उसके बाद देखो वाटरफॉल के एप्लीकेशन क्या रहेंगे, क्या दिया है यहाँ पे। अगर आप देखेंगे वाटरफॉल के एप्लीकेशन, एवरी सॉफ्टवेयर डेवलप्ड इज डिफरेंट एंड हर एक के लिए एक सूटेबल SDLC, मतलब एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल सिलेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। लाइक आप देखो कि हर एक स्टूडेंट जो है उसका कैपेसिटी अलग रहता है, तो उसके हिसाब से हम लोग सिलेक्ट करते हैं ना कि हाँ इसको BSc IT करना चाहिए, इसको इंजीनियरिंग करना चाहिए, ये कॉमर्स के लिए सूटेबल है, ये आर्ट्स के लिए सूटेबल है। सो वैसे ही जब हम लोग सॉफ्टवेयर भी बनाते हैं ना, तो हर एक सॉफ्टवेयर के अपने अलग अलग कैपेबिलिटी रहते हैं, और उसके हिसाब से आपको अलग अलग उसके डेवलपमेंट मॉडल सिलेक्ट करने रहते हैं। अगर कोई एक स्टूडेंट जो कॉमर्स में इंटरेस्टेड है, उसको अगर मैं IT में डालूंगा तो क्या होगा, तकलीफ हो जाएगा। कभी कभी 3 साल के बाद उनको रियलाइज होता है कि IT नहीं करना चाहिए था, और 3 साल में जो भी मेहनत किया, जो सर्टिफिकेट मिला, वो यूजलेस हो गया। सेम वे कोई एक स्टूडेंट को IT करना था, उसको अगर मैंने आर्ट्स में डाल दिया तो भी तकलीफ है। अभी आर्ट्स किसी को करना था, उसको मैं उठा के अगर इंजीनियरिंग में डाल रहा हूँ तो भी तकलीफ है, क्योंकि उसका कैपेसिटी कम है, उसको पता है कि इतना मेहनत उससे नहीं होगा, और उसको करना भी नहीं है। उसका काम जो है, उसका हॉबी हो या उसका इंटरेस्ट जो है वो अलग है। तो एग्जैक्टली सेम वे आपको देखना है कि सॉफ्टवेयर कितना कैपेबल होना चाहिए, कितना बड़ा है, कितना छोटा है, और उसके हिसाब से हम लोग उसके लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल सिलेक्ट करेंगे। गेटिंग, इंजीनियरिंग वाला होना चाहिए, मेडिकल वाला होना चाहिए, आर्ट्स, कॉमर्स, IT, कौन सा होना चाहिए वो सिलेक्ट करेंगे। सो यहाँ पे क्या बोला है, अगर आपको वाटरफॉल मॉडल अगर सिलेक्ट करना है तो सबसे पहला रिक्वायरमेंट क्या होना चाहिए कि आपके जो भी रिक्वायरमेंट है ना, वो वेल डॉक्यूमेंट होने चाहिए। मतलब आपके पास क्लियरली और फिक्स रिक्वायरमेंट है कि भाई इतना ही रिक्वायरमेंट है, इतना ही बनाना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हर दूसरे दिन क्लाइंट उठ के बोलेगा कि नहीं भाई ये एक फंक्शन और ऐड करना है, तीसरे दिन बोलेगा कि नहीं पुराना वाला कट करो, ये वाला ऐड करना है अभी, चौथे दिन बोलेगा कि हाँ पहले जो दिए वो तो है ही, और ये 5 फंक्शन ऐड करना है। सो ये क्या है, ये रिक्वायरमेंट जो है ना बहुत बार क्लाइंट्स के साइड से आते रहता है। जब हम लोग एक कॉलेज के लिए या ऑनलाइन एग्जाम के लिए अगर सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, वो टाइम पे ये कंफर्म ये चीज़ होना ही है, क्योंकि जो आपको रिक्वायरमेंट दे रहे हैं उनको भी कंफर्म पता नहीं रहता है कि कितने फंक्शंस ऐड करने हैं हम लोगों को। तो ये उनका गलती नहीं है, उनका मिस्टेक नहीं है, ये सेम पैटर्न होता है, सबके साथ होता है। सो हम लोग क्या बोल रहे हैं, आपके पास कोई एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके सारे रिक्वायरमेंट्स एक ही बार में दिए हुए हैं और वो फिक्स्ड है, मतलब वो बार बार चेंज नहीं होने वाले, तो फिर हम लोग वाटरफॉल मॉडल या वाटरफॉल अप्रोच फॉलो करेंगे। प्रोडक्ट डेफिनेशन जो है वो स्टेबल है,
टेक्नोलॉजी जो है वो आपको काफ़ी कंफर्टेबल है। आप जैसे अगर मैं बोल रहा हूँ जावा में बनाना है, जावा इज़ वेल अंडरस्टूड, वो ज़्यादा डायनेमिक चीज़ें उसमें ऐड नहीं करने, मतलब आपको लेके जाके उसको मोबाइल से कनेक्ट नहीं करना है, ना उठा के उसको वापस, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आपको सपोज उसमें अलग अलग अभी के लेटेस्ट फंक्शन ऐड करने हैं कि जैसे वेबसाइट पे भी एक्सेस होना चाहिए, मोबाइल पे भी एक्सेस होना चाहिए। इतने ज़्यादा डायनेमिक चीज़ें नहीं है, एक सिंपल सा वेबसाइट बनेगा जो कंप्यूटर पे ही चलने वाला है बस। तो वो टाइम पे अगर आपके पास ज़्यादा स्टैटिक चीज़ें नहीं है ना, तो भी ये टेक्नोलॉजी जो आप सिलेक्ट कर रहे हैं वो सूटेबल है, तो फिर हम लोग वाटरफॉल यूज़ कर सकते हैं। दूसरी बात, रिक्वायरमेंट जो आपको मिले हुए हैं या आपने जो गैदर किए उसमें कन्फ्यूजन अगर नहीं है, बराबर है, एम्बिग्विटी नहीं है कि कंफर्म है आपको कि यही चीज़ बनाना है, ऐसे ही बनाना है, तो फिर हम लोग वो टाइम पे भी वाटरफॉल यूज़ कर सकते हैं। जब हम लोग के पास ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं है, ज़्यादा एक्सपर्टाइज नहीं है, मतलब आप अगर फर्स्ट टाइम कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं, तो एक छोटा सा प्रोजेक्ट आपको मिला हुआ है जिसके सारे रिक्वायरमेंट एक साथ दे दिए, तो वो टाइम पे भी हम लोग क्या करेंगे, वाटरफॉल अप्रोच फॉलो करेंगे। आपको थोड़ा एक्सपीरियंस आ गया, थोड़ा नॉलेज आ गया, उसके बाद हम लोग इसके आगे के जो SDLCs है वो प्रोजेक्ट डेवलपमेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं। सो कोई एक छोटा सा प्रोजेक्ट बनाना है, जब भी हम लोग के पास रिसोर्सेज ज़्यादा नहीं है, एक्सपर्टीज ज़्यादा नहीं है, तो वो टाइम पे वाटरफॉल मॉडल इज़ बेस्ट सूटेबल। एडवांटेज क्या दिए, सिंपल और इजी है यूज़ करने के लिए, रिजिड है ज़्यादा, तो मतलब आपको कंफर्म पता है कि ये फेज़ में इतना ही काम करना है, ये फेज़ में यही चीज़ आएगा, ये फेज़ में यही चीज़ आएगा, चेंज नहीं होंगे, सालों से वही सेम पैटर्न चल रहा है, सालों से वही चल रहा है। और पूरा प्रोजेक्ट अगर एक ही टाइम पे वन टाइम में अगर कंप्लीट करना है तो हम लोग वाटरफॉल यूज़ करते हैं, तो ये बेस्ट चीज़ होता है इसका। छोटे प्रोजेक्ट एक ही साथ में पूरा ख़त्म करो, वो टाइम पे आपके पास वाटरफॉल जो है वो बहुत अच्छा है। तो यहाँ पे क्या बोला है, छोटे सॉफ्टवेयर में जहाँ पे रिक्वायरमेंट बहुत प्रॉपरली अंडरस्टूड है ना, तो वो टाइम पे वाटरफॉल इज़ बेस्ट सूटेबल। आपके जो भी स्टेजेस जो दिए हैं, लाइक रिक्वायरमेंट गैदरिंग, डिज़ाइनिंग, और उसके अंदर जो भी सब स्टेजेस हम लोग फॉलो करेंगे, वो अगर क्लियरली डिफाइंड है कि ओके यही डिज़ाइन यही मॉडल का इतना सही रहेगा, इससे ज़्यादा नहीं है, तो वो टाइम पे हम लोग यहाँ पे इजीली बना सकते हैं। दूसरी बात, जब आप वो डिज़ाइन ही एग्जैक्ट फॉलो करके डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो आपको माइलस्टोन्स जो आपके प्रोजेक्ट में मिलते जाएंगे आगे आगे, वो आपको क्लियरली पता रहेंगे कि हाँ देखो इतना मेरा ये वाले मॉड्यूल में इतना पार्ट बन गया, इसके अंदर इतना पार्ट बन गया, इसके अंदर इतना पार्ट अभी तक बन गया और आगे और बनना है। इजीली हम लोग सारे टास्क को अरेंज कर सकते हैं, शेड्यूल कर सकते हैं कि ओके ये दिन पे ये हफ्ते में इतने काम हम लोग को कंफर्म ख़त्म करने हैं, ये हफ्ते में इतने काम ख़त्म करने हैं। सो ये वे में हम लोग प्रॉपर कर सकते हैं, और जितना ये सिंपल वे में आप करोगे उसका डॉक्यूमेंट भी आप इतना ईजिली बना सकते हो। डॉक्यूमेंट में भी सेम चीज़ करेंगे ना, हाँ इतने इतने हम लोगों ने ये फंक्शन ऐड किए, ये दिन पे इतना काम किया, ये दिन पे इतना काम किया, ये हम लोग के डिज़ाइन है, ये हम लोग का डेवलप पार्ट है। तो डॉक्यूमेंट भी, अगर आपके पास प्रोजेक्ट का कंप्लीट आइडिया है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है, छोटा सा प्रोजेक्ट है, तो डॉक्यूमेंट बनाने में भी ज़्यादा एफर्ट्स या ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगा ना, वो भी उतना ईजिली बनेगा। डिसएडवांटेज क्या है अभी, अब मतलब पुराने सॉफ्टवेयर्स के लिए ये तो बहुत सिंपल था, लेकिन जब अगर सॉफ्टवेयर में रिस्क फैक्टर्स अगर बढ़ जाता है ना, जैसे बैंकिंग सॉफ्टवेयर या ऐसा कोई है, तो वो टाइम पे ऐसे मॉडल्स हम लोग ज़्यादा प्रेफर नहीं करते। कॉम्प्लेक्सिटी जब अगर बढ़ जाता है सॉफ्टवेयर में, तो तभी भी ये वाटरफॉल मॉडल जो है वो ज़्यादा प्रेफरेबल नहीं है। देन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड आर्किटेक्चर अगर हम लोग फॉलो कर रहे हैं ज़्यादा, जिसमें हम लोग बहुत सारी लाइब्रेरीज बोरो करने वाले, अलग अलग लोकेशन से हम लोग बहुत सारे APIs यूज़ करेंगे, ऐड करेंगे अपने प्रोजेक्ट में, सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ऑल्सो दिस वाटरफॉल मॉडल इज़ नॉट सूटेबल। सेम वे, अगर बहुत लंबे चलने वाले कोई प्रोजेक्ट है जो 1 साल 2 साल 3 साल चलने वाले हैं, जिसमें थोड़े धीरे धीरे हम लोग कुछ ना कुछ नया इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, तो सर उसमें स्पाइरल वाला यूज करेंगे ना? हाँ मतलब सिर्फ स्पाइरल नहीं, आगे हम लोग के पास और बहुत सारे मॉडल हैं, सो हम लोग आगे आगे डिस्कस करेंगे उसको। स्पाइरल जो है वो याद रखो, कोई एक सॉफ्टवेयर जो डायनेमिक टाइप का हम लोग बनाते हैं, तो वो टाइम पे कॉम्बिनेशन ऑफ SDLCs यूज़ होता है, कोई एक SDLC यूज़ करके हम लोग पूरा प्रोजेक्ट नहीं बना सकते। तो आगे जब आप ये चैप्टर जब हम लोग ख़त्म करेंगे ना, तो आपके पास क्लियर आइडिया रहेगा कि कौन से टाइप के प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए आपको कौन से 2-3 SDLC का कॉम्बिनेशन यूज़ करना पड़ेगा। मतलब प्रोफेशनली हम लोग 2-3 SDLC को कंबाइन करके एक नया वे में यूज करते हैं, या अपना एक नया SDLC बनाते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे वही डिफिकल्टी है, हाई रिस्क प्रोजेक्ट जो है वो यहाँ पे ऐड नहीं कर सकते, रिक्वायरमेंट में चेंज हो गया तो वापस आपको सारा मेहनत खुद से वापस करना पड़ेगा।
रिक्वायरमेंट बार बार चेंज हो रहा है तो भी ये सूटेबल नहीं रहेगा। सो ऑलरेडी जो हम लोगों ने देख लिया यही इसके डिसएडवांटेजेस है। और आप छोटे छोटे पार्ट में जब प्रोजेक्ट बनाते हैं ना तो लास्ट में हम लोग वो सारे पार्ट्स को इंटीग्रेट करते हैं। तो अगर आपको ऐसे अलग अलग पार्ट को इंटीग्रेट करके फाइनली अगर कोई एक प्रोजेक्ट हैंड ओवर करना है तो वो टाइम पे भी ये सूटेबल नहीं होगा। सो दिस आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ वाटरफॉल। नेक्स्ट टाइम हम लोग प्रोटोटाइप चालू करेंगे। ओके सो अब तक जो भी मैंने कुछ एक्सप्लेन किया आई होप उसमें सारी चीज़ें बहुत क्लियर है आपको, कोई डाउट्स नहीं है। अगर कुछ डाउट्स है तो पूछ लो जल्दी से। Sir, हाँ if you are making a sports related application software, कौन सा स्पोर्ट्स रिलेटेड? yes, sir. हाँ हाँ For example, cricket. So, what are the needs should be? What are the main steps should be taken? अब स्पोर्ट्स में हम लोगों को सबसे पहले तो ये देखना है कि आप वहाँ पे क्या करने वाले हैं। मतलब अगर मैं कोई क्लब के लिए बना रहा हूँ जहाँ पे हम लोग वो एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर यूज करके टूर्नामेंट्स अरेंज करने वाले हैं या Yes, sir. वही है. हाँ सो सबसे पहले तो हम लोगों को वहाँ पे सेट ऑफ रिक्वायरमेंट्स बताने जैसे अभी तो मैंने सिर्फ एक ही बताया आपको। आप मुझे बताओ कि एग्जैक्टली कौन से फंक्शंस हम लोग वहाँ पे ऐड करेंगे तो उसके हिसाब से मैं आपको बता सकता हूँ। अगर वही क्लब का अगर है वेबसाइट बनाना है जिसमें टूर सर क्लब का नहीं है, मतलब ऑल ओवर से महाराष्ट्र में टूर्नामेंट सेल होते हैं ना, हाँ तो उसके मतलब जैसे प्लेयर्स को जैसे कुछ गाइडलाइंस वगैरह मिलता नहीं है बराबर कि कैसे क्या वो लोग को करना रहता है। हाँ तो वो एप्लीकेशन से वो लोग एकदम गाइडेड रहेंगे, मतलब कि कैसे वो लोग को अगर कोई टूर्नामेंट में जाना है तो जैसे वो लोग ये कर सकते हैं, ओके और मतलब हाँ ज्वाइन हो सकते हैं टूर्नामेंट्स में ऐसा। और नए कोई टूर्नामेंट्स आएंगे उसके अपडेट भी उनको मिलेंगे, राइट? हाँ, और अगर ओके कोई ओके, टूर्नामेंट हुआ है तो कौन जीता कौन हारा वो भी पता चलेगा। यस और सर, उसके हिसाब से जो प्लेयर्स है उनको रैंकिंग भी हम लोग वहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं। ओके नो सर, एक्चुअली हम लोग ना तो एज अ परफॉर्मेंस के हिसाब से उसको डिटेल्स कर डालेंगे। और हाँ एज वो टूर्नामेंट्स का रिजल्ट्स क्या हुआ वो उसका मेंशन नहीं करेंगे, क्योंकि एक्चुअली सर उसके लिए अभी बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। एज हाँ नेक्स्ट आगे जाके हम लोग इसमें अपडेशन कर सकते हैं, लेकिन एज अ स्टार्टिंग में हम लोग इतना करेंगे तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा हमारे लिए। तो ओके दैट्स व्हाई ओके। वो हम लोग मेंशन नहीं करेंगे। तो आपके लिए फिर वाटरफॉल फिर भी वहाँ पे सूटेबल नहीं रहेगा। आप जो बोल रहे हो उसके हिसाब से नेक्स्ट लेक्चर में जो हम लोग इटरेटिव एंड इंक्रीमेंटल ये जो पढ़ने वाले हैं ये कहीं ना कहीं आपको हेल्प करेगा, ठीक है? सो नेक्स्ट लेक्चर में जो हम लोग पढ़ने वाले हैं ना उसको आप अपने प्रोजेक्ट के साथ में अटैच कर सकते हैं, वो आप यूज़ कर सकते हो, ओके सर, ओके ठीक है? सो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो सीखेंगे वो आप देखो और उसमें फिर आप उसके साथ में है ना अपने रिक्वायरमेंट्स थोड़े लेबल करके रखो। लाइक कि आपके पास ये फर्स्ट पार्ट रहेगा जिसके अंदर इतने फंक्शन रहेंगे, या आप फॉर्म बाय फॉर्म एक बेसिक सा डिज़ाइन बना दो कि ओके आपका ये लॉगिन होगा, ये साइन अप होगा, उसके ऊपर इतने मेन्यू ऊपर आएगा, उसमें ये फंक्शंस रहेंगे, दूसरा पेज पे जाएंगे तो उसके ऊपर ये फंक्शंस रहेंगे। बेसिक डिज़ाइन बनाओ तो आपको समझेगा, और अगर आप मुझे पूछोगे तो मुझे भी एग्जैक्टली समझेगा, तो मैं आपको गाइड कर सकता हूँ उसके हिसाब से। yes sir, and which is the proper programming language which should we use? प्रॉपर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मतलब देखो अगर मैं PHP से कंफर्टेबल हूँ तो मैं PHP में भी सेम चीज़ बना सकता हूँ, वही सेम चीज़ मैं ASP.NET यूज़ करके भी बना सकता हूँ, और वही सेम चीज़ मैं जावा यूज़ करके भी बना सकता हूँ। तो अब यहाँ पे ये पॉइंट पे आके है ना हम लोगों को डिसाइड करना है कि आपने जब अलग अलग ये लैंग्वेजेस सीखे तो आप कौन से लैंग्वेज के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल हो। तीनों लैंग्वेज यहाँ पे सर एक्चुअली ASP.NET सिखाया नहीं अभी तक। हाँ तो वही मतलब आपने जो लैंग्वेज सीखा है उसमें से कौन सा लैंग्वेज आपको कंफर्टेबल लग रहा है सर हिसाब से सर एएसपी हाँ बोलो क्या। सर एएसपी डेस्कटॉप एप्लीकेशन डेवलपमेंट में काम आता ना सर? नहीं 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 भाई, ASP मतलब एक्टिव सर्वर पेजेस, वेबसाइट बनाते हैं उससे हम लोग। याद रखो अच्छा जो भी लैंग्वेजेस के पीछे .NET आता है ना वो सारे डायनेमिक हो गए अभी। पहले वो स्टैटिक होते थे जब भी हम लोग सिर्फ विजुअल बेसिक बोलते थे, अभी वो VB.NET आ गया, विजुअल बेसिक्स .NET। वो .NET जो ऐड किया है माइक्रोसॉफ्ट ने, इसका मतलब कि उसने सारे जो टेक्नोलॉजी है उसको डायनेमिक बना दिया है अभी। मतलब जो सारे सर्वर से कनेक्ट हो पाएंगे, सारे एप्लीकेशन जो हम लोग ये लैंग्वेजेस से बनाएंगे उनको हम लोग मोबाइल पे लैपटॉप पे हर एक जगह पे एक्सेस कर पाएंगे।
देन क्लाउड सपोर्ट दे पाएंगे हम लोग, ये सारी चीज़ें वहाँ पे रहेंगे। ओके, सो मैं आपको आगे बताऊंगा। आपके कोई एक स्पेसिफिक अगर ऐसे कुछ आपने सोचे है ना प्रोजेक्ट्स के टॉपिक, तो आप उसको प्रॉपरली सबसे पहले तो लिस्ट आउट कर दो, एक डायरी बनाओ जिसमें आप सारे उसके पेजेस, जो वेब पेजेस जो उसमें होंगे ना, वो सारे वहाँ पे डिज़ाइन बना दो। तो उसके नीचे लिख दो कि ओके ये वाला फर्स्ट वेब पेज रहेगा, उसके अंदर ये वाले हम लोग के फंक्शन रहेंगे, ये दूसरा वेब पेज रहेगा, उसके अंदर ये वाले फंक्शन रहेंगे या ये वाले ऑप्शन रहेंगे, मेन्यू रहेगा उसमें ये वाले ऑप्शन रहेंगे। तो उससे हम लोगों को रिक्वायरमेंट आइडेंटिफाई करने में सिंपल पड़ेगा। और उसके बेस के ऊपर आगे अभी जो हम लोग SDLC मॉडल यूज़ करने वाले हैं वो भी आपको ईजिली समझेगा कि कौन सा SDLC हम लोग को यूज़ करना चाहिए। ठीक है, एंड सर, हाँ बोलो। सर अगर हम लोग को इंट केयर सारे जो ये हमारे होते डेटा टाइप्स, अगर हाँ, मतलब मुझे इंट और केयर दोनों यूज करना है, तो मैं कौन सा डेटा टाइप यूज करूंगा जो दोनों आएगा? अब डेटा टाइप वो तो अब हाँ हाँ, रेस्ट अदर लाइक समथिंग रेस्ट अदर जस्ट स्टूडेंट्स कैन लीव, जिसको डाउट पूछना है दे कैन स्टे। हाँ, बेसिकली आपके जो डेटा टाइप है ना वो आपके प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और डेटाबेस के हिसाब से चेंज होंगे, और उसमें आपको कौन से टाइप का डेटा स्टोर करना है उसके हिसाब से मैं आपको गाइड कर सकता हूँ ना। अभी अगर मैं बोल रहा हूँ कि आपको वेरकेर अगर टाइप का डेटाबेस डेटा टाइप अगर यूज़ करना है तो वो हम लोग डेटाबेस में यूज़ करेंगे, और मैं बोलूँगा, मैं सजेस्ट करूँगा कि ओके वेरकेर के जगह पे वेरकेर 2 यूज़ करो, गेटिंग। देन उसी में अगर आप डेटाबेस में ही कोई डेटा स्टोर करना है तो मैं बोलूँगा इंटीजर के जगह पे नंबर यूज़ करो डेटा टाइप। सो कौन सा डेटा टाइप हम लोग यूज़ करेंगे वो एग्जैक्टली हम लोगों को नहीं समझेगा। ओके, मैं आपको सिर्फ आप अगर मेरे यूट्यूब चैनल पे जाएंगे ना तो वहाँ पे PHP और MySQL मतलब PHP यूज़ करके कैसा एक सिंपल सा आप हम लोग प्रोजेक्ट बना सकते हैं ना, उसके 4-5 वीडियो मैंने डाले थे। उसके बाद मुझे टाइम नहीं मिला तो वो पूरा नहीं कर पाया मैं। तो आप बेसिक जाके वहाँ पे वो 4-5 वीडियोस देखो तो आपको पता चलेगा कि कोई एक प्रोजेक्ट हम लोग स्टार्ट कैसे करेंगे, फोल्डर आर्किटेक्चर कैसा बनेगा, वो प्रोजेक्ट के जो फाइल्स रहेंगे वो कैसे अलग अलग हम लोग सेग्रीगेट करेंगे, ठीक है, और कहाँ कहाँ पे क्या क्या चीज़ हम लोग स्टोर करेंगे, ये आपको समझेगा। सो उसके बाद आप अगर वापस अपना प्रोजेक्ट आइडिया लेके आएंगे ना तो आपको बेटर वे में चीज़ें मुझे समझाने में भी मज़ा आएगा, आपको वो चीज़ें मैं जो बोलूँगा वो कुछ आपको भी समझ में आएगा। तो एक बार वो देख लो आप, ठीक है। मेरे YouTube चैनल पे अलग से आपको प्रोजेक्ट वाला एक लेक्चर सीरीज मिल जाएंगे, 4-5 वीडियो डाले, आप फास्ट फॉरवर्ड करके थोड़ा थोड़ा देख लो तो भी आपको आइडिया मिल जाएगा, ठीक है। सर कैन आई गेट योर यूट्यूब चैनल नेम? मेरे ही नाम से, एक सेकेंड मैं शेयर कर देता हूँ लिंक। और ये देखो मैंने वो सेम चैट में डाल दिया है। हाँ हाँ वैष्णवी, क्या बोल रहे हो आप? डेटा टाइप चेंज हो सकता है ना, मतलब ऐसे जरूरी नहीं है ना कि अभी अगर आपने एक ही डेटा टाइप लिया है तो फिर बाद में जाके उसमें अगर कोई इश्यूज हुए तो हम लोग बाद में फिर से आके डेटा टाइप चेंज कर सकते हैं ना। नहीं नहीं नहीं, स्टार्टिंग से ही हम लोग को एक स्पेसिफिक वन टाइप की डेटा टाइप सिलेक्ट करते हैं। अब एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। आपने वेब प्रोग्रामिंग में PHP और MySQL पढ़ा रहेगा ना, एक आध प्रैक्टिकल किया रहेगा शायद। तो यस सर। हाँ, सो समझो कि अगर मैंने साइन अप पेज बनाया है, अब साइन अप पेज जो मेरा बना है वो PHP में बना है, जहाँ पे मैंने नेम एक्सेप्ट करने के लिए और रोल नंबर एक्सेप्ट करने के लिए इंटीजर यूज़ किया है। अब आपने वहाँ पे रोल नंबर एक्सेप्ट करने के लिए इंटीजर यूज़ किया है, और उसी के लिए आपने डेटाबेस टेबल जो बनाया और उसमें जो रोल नंबर वाला कॉलम बनाया ना, उसमें भी आप इंटीजर टाइप का ही डेटा स्टोर करने वाले। तो इसके लिए आपने डेटाबेस में MySQL में जो साइनअप का टेबल बनाया और उसके अंदर रोल नंबर वाला जो कॉलम बनाया उसको भी आपने इंटीजर डेटा टाइप ही असाइन किया है। तो अगर आप फ्रंट एंड, आपका PHP फ्रंट एंड हो गया और MySQL बैक एंड हो गया, दैट इज डेटाबेस। तो फ्रंट एंड में अगर आप कुछ चेंज करेंगे तो बैक एंड में भी आपको करना पड़ेगा, ये प्रॉब्लम आता है। तो डेटा टाइप आप चेंज नहीं करते और उसमें कुछ इतना प्रॉब्लम नहीं रहता है। आई मीन आप लोगों ने अभी तक प्रैक्टिकली कभी ट्राई नहीं किया ना, इसके लिए आपको ऐसे कुछ कन्फ्यूजन लग रहा है कि हम लोगों ने प्रॉपर प्रैक्टिकली किया नहीं है चीज़ों को। यस सर, मतलब कि कैसे वो जाएगा मतलब। हाँ हाँ हाँ, तो इसी के लिए मैं बोल रहा हूँ
आप एक बार ये जो मैंने देखो मैंने यूट्यूब चैनल जो है वो ऐड किया है, आप वहां पे जाके वो अलग से मैंने 4-5 वीडियो डाले, उसको ध्यान से एक बार सुन लो सिर्फ। अगर उसको फॉलो नहीं कर रहे हो आप, मतलब उसको देख के आप अपना प्रोजेक्ट नहीं बना रहे, इट्स फाइन, लेकिन उसको देख के आप खाली थोड़ा सुन लो कि कैसे हम लोग बनाते हैं। अगर वो आपको समझ में आ गया ना, तो उसके बाद हम लोग आगे जो पॉइंट्स डिस्कस करेंगे और आपको अपने प्रोजेक्ट के लिए कैसे चीज़ें डेवलप करना है वो समझ में आ जाएगा। फिर मैं आपको कुछ हेल्प करूंगा, बताऊंगा, तो आपको और क्लियर आइडिया मिलेंगे उसके। ठीक है? ओके सर, थैंक यू। या वेलकम। और कुछ डाउट्स है एनीवन? नो डाउट्स? ठीक है, सो आज का लेक्चर यहाँ पे ही हम लोग स्टॉप करते हैं। चलो बाय।